इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, हमारे देश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या वो एक फेयर एंड फ्री तरीके से हो रहे हैं? तो अच्छे लोग जो होते हैं ना, उन्हें लगता है कि पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम ही है, इसमें घुसो ही मत, नहीं तो वही है ना, कीचड़ में पैर रखोगे तो खुद के पैरों पे ही कीचड़ आएगा, तो वो वाली चीज हो जाती है। बच्चों, अगर इलेक्शन प्रोसेस लोगों को गलत लगेगा, अगर उन्हें लगेगा कि यार हम वोट तो करने जा रहे हैं बट रिजल्ट तो कुछ और ही आ रहा है, हमारी तो चीजें सुनी नहीं जा रही। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज एंड मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और क्लास 9th का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जो कि सिविक्स में आता है बच्चों। और इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली एनालाइज करते हैं कि हमारा जो इलेक्शन प्रोसीजर है, पहली बात तो इलेक्शन हम करवाते क्यों हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को क्या नुकसान पहुंचेगा, क्या होगा उसका, और साथ ही में जो इलेक्शंस होते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, किस हिसाब से वो इलेक्शंस जो हैं टेक प्लेस करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं, तो वो पूरा प्रोसीजर जानेंगे। और फिर ये भी जानेंगे कि क्या भारत देश के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं क्या वो डेमोक्रेटिक हैं या फिर क्या वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इन सभी चीजों को हम लोगों को एनालाइज करना है विद इन दिस चैप्टर। आप लोगों को बच्चों मैं बता दूं, मेरा नाम है उज्ज्वला और मैं आप लोगों को एसएसटी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज को अच्छे से समझते चले जाएंगे। अब देखो यार, जब हम बात करते हैं चैप्टर के नाम की, चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी कि ये जो चैप्टर है ये डील करता है इलेक्शंस के साथ में। किसके साथ डील करता है? ये डील करता है ओहो इलेक्शंस के साथ में। इलेक्शंस क्या होते हैं? इलेक्शंस वो प्रोसीजर है जिससे कि जो लोग होते हैं, जो लोग हैं, पीपल हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको हम लोग चुन रहे हैं इलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू। हम वोट देने जाएंगे, उसके बाद वोट देने के बाद उन वोट्स को काउंट करा जाएगा, देखा जाएगा कि भाई किसके पास ज्यादा वोट है, किसके पास कम है, और फिर जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वो इंसान इलेक्ट हो जाएगा, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा और फिर वो आपके बिहाफ पर शासन करेगा। तो ये पूरी चीज इलेक्शंस होती हैं। उसी पर्टिकुलर इलेक्शन की हम लोगों को बात करनी है इस चैप्टर के अंदर। कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं होने वाली है। चैप्टर हल्का सा लंबा है लेकिन बहुत आसान है। तो अगर आज की इस क्लास में आपने बहुत ध्यान से मन लगाकर मेरी बात को सुना तो बच्चों वही बात है कि आज की क्लास में ईमानदारी दिखाओगे, बात को सुनोगे तो क्लास के एंड तक एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। बार बार मैम स्टार्ट करने को बोल रही हैं, चलिए मैम स्टार्ट कर ही लीजिए। अब देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लिखा क्या है। So in a democracy, it is neither possible nor necessary for people to govern directly. The most common form democracy in our times is for the people to govern through their representatives. Now, how are these representatives elected? Why elections are necessary, useful? How election का जो competition है among party serves the people? What makes an election democratic? बहुत सारे सवाल आते हैं। यहाँ पर बात ये बोली जा रही है कि बच्चों ये मुमकिन नहीं है कि हम सारे लोग जो देश के हैं सारे मिलकर बैठ जाएं और देश के लिए एक एक डिसीजन लेते रहें। वो क्या होती है? वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझाती हूँ। दो टाइप की डेमोक्रेसीज होती हैं। सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। एक डेमोक्रेसी होती है जो कि आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर सारे लोग साथ में बैठ जाते हैं और जो भी डिसीजन देश के लिए लेना है उस डिसीजन को लेते चले जाते हैं। बट हमारे देश में सारे लोग एक साथ बैठ के एक एक डिसीजन कैसे ले सकते हैं? पहली बात तो इतना बड़ा देश है, ऊपर से हर किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि वो टाइम लेकर एक एक तो आजकल बात बताओ, लोग जो इतने आपस में इतने नजदीक रहते हैं एक दूसरे के घर के, वो तक तो एक दूसरे से मिलते नहीं है। तो फिर सारे पूरे देश के लोग कैसे एक टाइम पे एक दूसरे से मिलकर डिसीजंस ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। तो एवरीवन डज नॉट हैव द टाइम, प्लस एवरीवन डज नॉट हैव द नॉलेज ऑल्सो। सबके पास वो नॉलेज और स्किल्स नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है कि सब लोग मिलकर डिसीजन ले सके। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मोस्ट कॉमन तरीका जिससे कि डेमोक्रेसी फंक्शन करती है हाल फिलहाल के समय में वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि हमारे देश में भी है ना। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर सारे लोग साथ में नहीं बैठ रहे हैं,
बट जो जनता है, जो लोग हैं, वो अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं, फिर वो प्रतिनिधि जो कि चुने जा रहे हैं वो लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, सरकारें बन रही हैं, वो लोगों के बिहाफ पे नतीजे ले रही हैं, तो ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। ओके, तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मैक्सिमम देश जो कि डेमोक्रेसी है वहां पर यही फॉलो की जाती है, बिकॉज दैट इज वेरी डिफिकल्ट नाउ, पहले के टाइम पे करी जाती थी, अब नहीं। अब देखो, तो वही बात हो रही है कि इन रिप्रेजेंटेटिव्स को आप चुनते कैसे हो, इलेक्शन के थ्रू, ठीक है। इलेक्शन जरूरी क्यों है, यूजफुल क्यों है, साथ ही में ये जो इलेक्शन कंपटीशन है ये लोगों को कैसे सर्व कर रहा है, लोगों के लिए फायदेमंद कैसे रह रहा है, एंड किसी भी इलेक्शन को कौन सी चीज डेमोक्रेटिक बना रही है, लोकतांत्रिक बना रही है। हर इलेक्शन लोकतांत्रिक नहीं है। सपोज बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक इलेक्शन हो रहा है और वहां पर आप देख रहे हो कि एक ही पार्टी लड़ रही है, सिर्फ एक पार्टी है जिसके मेंबर्स लड़ रहे हैं उस इलेक्शन में। यार एक रेस में एक ही इंसान भागेगा तो वो तो जीत ही जाएगा ना। सेम सिनेरियो वहां पर हो रहा है। तो आप इलेक्शन में जा भी रहे हो, वोट देने जा भी रहे हो, बट किस बात का वोट देने जा रहे हो? जब एक ही पार्टी जीतनी है, एक ही कैंडिडेट है, तो उसी को बिना बिना वोट के भी जिता दो, तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो वो चीज डेमोक्रेटिक नहीं होगी। चीजें डेमोक्रेटिक तभी होंगी जब वहां पर वोटर्स के पास एक चॉइस होगी, बहुत से अलग अलग पार्टीज और लोगों के बीच में चुनने की। जब तक आपके पास वो डिफरेंशिएट करने की, चुनने की चॉइस ही नहीं होगी, एट दैट पॉइंट वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक ही नहीं होंगे, राइट। तो वही वाली बात यहां पर समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है यार, बहुत सारी बातें हमने कर ली, अब जरा चल लेते हैं बात करने के लिए कि यहाँ होने क्या वाला है। तो इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं, drawing of the boundaries of different constituencies to the declaration of results, this is the entire election process, ठीक है। ये पूरा आपका इलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि शुरुआत होती है इस इलेक्शन प्रोसेस की ड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज से। तो जो अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी बनती है, जहां पर जाके लोग वोट देकर आते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, अलग अलग एरियाज होते हैं ना, तो वो कॉन्स्टिट्युएंसीज की बाउंड्रीज को ड्रॉ करने से लेकर हर एक चीज फॉलो करती है, और अंत में रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने तक हर चीज हमारे इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होती है। अब हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, हमारे देश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या वो एक फेयर एंड फ्री तरीके से हो रहे हैं, क्या वो सही तरीके से हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही पार्टी खड़ी है इलेक्शन में, हम उसी को वोट देने जा रहे हैं, तो ये तो बेवकूफी हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी देखेंगे। साथ ही में इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने में। इलेक्शन कमीशन आप सभी को पता है कि वो बॉडी है जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, और वो बॉडी का काम यही होता है कि वो ये देखे कि इलेक्शंस जो हैं क्या वो सही तरीके से कंडक्ट कराए जा रहे हैं या नहीं कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। चलो जी, आगे आ जाओ जी। और यहां पर सबसे पहले आ जाता है एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल, वो भी हरियाणा का। तो हमारे बहुत से बच्चे हरियाणा से भी हमारे साथ जुड़े होंगे बच्चों। ये एग्जाम्पल है हरियाणा के एक असेंबली इलेक्शन का, यानी कि स्टेट इलेक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए कहानी समझते हैं, पहले पढ़ेंगे कहानी को, रीड करेंगे, फिर समझेंगे। ओके, चलो देखो। The state had been ruled by Congress party led government since 1982, यानी कि 1982 से ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार कायम थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। चौधरी देवीलाल जो कि उस समय पर एक ऑपोजिशन लीडर थे, लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, विच इज द, न्याय युद्ध का क्या मतलब है कि हम जस्टिस के लिए, यानी कि न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। He formed a new party called Lok Dal. His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the elections. Now, in the election campaign, Devi Lal said that if his party won the elections, his government would waive the loans of the farmers and small businessmen, and he also promised that this would be the first action of his government. तो अब यहाँ पर ना एक बड़ी क्लियर सी बात हमें समझ में आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, बार बार कांग्रेस पार्टी जीतती आ रही थी 1982 से, लेकिन वहीं पर एक ऑपोजिशन लीडर, विरोधी पार्टी के जो लीडर हैं देवीलाल, वो खड़े हो जाते हैं, न्याय युद्ध लड़ते हैं और एक लोक दल नाम की पार्टी भी बनाते हैं और बाकी ऑपोजिशन लीडर्स के साथ मिल जाते हैं और एक पूरी बड़ी पार्टी वो लोग फॉर्म कर लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन उससे पहले लोगों से दावा क्या करते हैं कि हम जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं, छोटे स्केल पे जो लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, और बहुत से जो फार्मर्स हैं
जिन्होंने लोन ले रखा है हम वो सब माफ कर देंगे अगर आप हमें जिता देते हो। एंड ये हमारा पहला कदम रहेगा। जब आप लोग हमें जिताओगे, हम जब सरकार बनाएंगे तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि आपके लोन माफ करेंगे। अब उन्होंने दावा तो कर दिया है इलेक्शन जीतने के लिए, पर अब होता क्या है? सवाल ये है कि क्या इनका ये जो प्रॉमिस है ये जीत पाएंगे इसकी बदौलत, या फिर से कांग्रेस जीतेगी? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों, इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड, ओके तो ये तो वही है, रिजल्ट आता है कि लोक दल एंड इट्स पार्टनर्स वन 76 आउट ऑफ द 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। लोक दल alone won 60 seats, thus had a clear majority in the assembly and the Congress could win only 5 seats। तो यहाँ पे तख्ता पलट हो गई है, बिल्कुल ही नतीजा बदल दिया है। एक समय पर जो कांग्रेस पार्टी का दबदबा था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया इन्होंने, इनके दावे खड़े उतरे और लोगों ने माना कि हाँ शायद ये हमारे लिए ये सब चीजें करेंगे और इनको जिता भी दिया। तो बच्चों टोटल 90 सीट्स थी हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस में। उस 90 सीट्स में से ये और इनके पार्टनर्स जो कोalition पार्टनर्स थे या फिर जो अलाइज थे वो लोग 76 सीट्स जीत जाते हैं। कोalition तो नहीं, अलाइज ही बोल सकते हैं। और उसके बाद लोक दल जो है वो अकेली पार्टी ने भी 60 सीटें जीत ली थी। अब खुद सोचिए 90 सीट्स में से मेजॉरिटी लाने के लिए कितनी सीटें चाहिए होती होंगी? 90 सीट्स हैं टोटल, दैट मीन्स आधे से ज्यादा सीटें चाहिए तो आपकी मेजॉरिटी आएगी। मतलब 46 सीट्स अगर आप ले आए तो आप मेजॉरिटी में हो। तो ये तो 60 सीट्स अकेले ही ले आए, और जो इनके पार्टनर्स थे और भी जो पार्टीज इन्होंने अपने अलाय बना रखे थे, है ना, वो और ले आए। मतलब 60 ये लाए और 16 सीट्स एक्स्ट्रा वो पार्टनर्स भी लाए, तो टोटल 76 सीट्स ये लोग जीत गए और क्लियर मेजॉरिटी के साथ ये पावर में हरियाणा में आ गए। बहुत ही बढ़िया। पर अब क्या मैम वो वादा पूरा करते हैं जो उन्होंने लोगों से करा था? तो यस, चलिए देखते हैं। So the sitting chief minister resigned. The newly elected members of the Legislative Assembly, MLAs of the Lok Dal, chose Devi Lal as their leader. तो जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो इस्तीफा देते हैं और उसके बाद ये जितने भी लोक दल और उसके मेंबर्स थे जो साथ में मिले हुए थे, ये लोग एमएलए बन गए थे बच्चों अब, है ना। तो स्टेट असेंबली के अंदर जो लीडर्स होते हैं जिनको आप चुनते हो उनको एमएलए बोला जाता है। वहीं पे जब आप सेंट्रल असेंबली के लिए चुनोगे, लोकसभा के लिए चुनोगे, तो वो हो जाएगा आपका एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये है एमएलए यानी कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेवल पे एमएलए, सेंट्रल लेवल पे एमपी, ठीक है। अब एमएलए चूज कर लिए गए और उसके बाद जो इनके चीफ मिनिस्टर अब जो है नए कौन से बन जाते हैं, देवीलाल को चुन लिया जाता है एज द न्यू चीफ मिनिस्टर। गवर्नर इनवाइटेड, गवर्नर फिर इनवाइट करते हैं देवीलाल को टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स, एंड देन ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। एज सून एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर हिज गवर्नमेंट इशूड, तो अभी गवर्नर ने बुलाया इनको, चीफ मिनिस्टर बना दिया, सीएम बन गए। सीएम बनने के बाद इनकी सरकार जो थी लोक दल की और उनके पार्टनर्स की, दे इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग ऑफ, हटा दिए इन्होंने बच्चों, जो वादा करा था बिल्कुल उसको निभाया है। और जो भी स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स या फिर स्मॉल बिजनेसमैन के लोन थे उन सभी लोन्स को माफ कर दिया गया। His party ruled the state for 4 years. The next elections held in 1991, but this time his party did not win popular support. Congress won the election and formed the government. तो बेसिकली वो लोन को माफ करेंगे उसका लालच देकर ये जीत तो गए, लेकिन इनकी सरकार सिर्फ 4 साल तक टिकी और उसके बाद फिर से बच्चों कांग्रेस पार्टी फिर से जीत गई। लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक तरीके से एक वादा करके लोगों का पॉपुलर सपोर्ट जीता और वो पावर में आए। ऐसे ही ना इलेक्शन होता है, इलेक्शन के अंदर ऐसे ही तख्ता पलट होती है। तो अगर अभी लोगों के दिमाग में या दिल में कोई पार्टी पॉपुलर हो जाए तो उसको लोग जिता देते हैं। बाद में लोगों का ओपिनियन चेंज भी हो सकता है, तो हो सकता है कि कल को वो उसे नहीं किसी और को जिता दे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इलेक्शंस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ डेमोक्रेसी, राइट। चलिए, तो ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। अब आगे देखते हैं, बात यहाँ पे की जा रही है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है, क्यों हमें इलेक्शन चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि अगर एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोग अपने लीडर्स को चुने। अब लोग अपने लीडर्स को कैसे चुनेंगे अगर चुनाव नहीं होगा? तो हाउ वुड दे चूज? ऐसे चुन सकते हैं कि चलो जो सबसे बुढ़ा इंसान है देश का उसको पीएम बना दो, या फिर जो सबसे स्किल्ड इंसान है उसको बना दो। बट कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना, कोई तो प्रोसीजर होना चाहिए। एवं ही थोड़ी किसी को भी थोड़ी ना चूज कर लोगे।
कि जो पहले पीएम थे चलो अब उनके बेटे को बना देते हैं, या फिर ऐसे ही बना देते हैं, सबसे बूढ़े जो इंसान है उनको बना देते हैं, जिनको सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस है उसको बना देते हैं। ऐसे नहीं होता है बच्चों। तो एक डेमोक्रेसी बिना इलेक्शंस के बिल्कुल व्यर्थ है। There is no point of that democracy where people are not able to choose their representatives through that particular procedure. क्या कोई डेमोक्रेटिक तरीका हो सकता है बिना इलेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का? नहीं हो सकता। कोई भी डेमोक्रेटिक तरीका नहीं हो सकता है उसके बिना। What is an election? अब सवाल ये आता है फिर इलेक्शन है क्या? तो देखिए, इलेक्शन जो है बच्चों एक तरीके का एक प्रोसीजर है, एक तरीके का एक पूरा प्रोसीजर है जहां पर लोग जो है चूज करते हैं who will make laws for them। हम लोग इलेक्शन के थ्रू ये चूज करते हैं कि हमारे लिए कानून कौन बनाएगा, हम ये चूज करते हैं कि सरकार कौन बनाएगा, हमारे देश के लिए मेजर डिसीजंस जो बड़े बड़े नतीजे हैं वो कौन लेगा। उसी के साथ हम ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी की पॉलिसी सरकार को गाइड करेंगी और कानून बनाएंगी। तो बिल्कुल हम जिसको भी चुनेंगे हमें पता है कि कल को अगर उस पार्टी की मेजोरिटी आती है, वो पार्टी मेजोरिटी में आती है तो वो सरकार बनाएगी, और अगर वो सरकार बनाएगी तो उसी की ही जो एक तरीके से जो हम बोल सकते हैं जो गाइडलाइंस हैं उसी पे ही सारी चीजें होंगी, देश के अंदर कानून बनेंगे, है ना, सारी चीजें उसी पार्टी के ही हम बोल सकते हैं एक विजन से आएगी, जो वो चाहते होंगे उसी पे ही चीजें जो है बनना चालू होंगी। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है, हमने अभी तक ये मान लिया कि जो इलेक्शन है वो एक डेमोक्रेसी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। एक डेमोक्रेसी इलेक्शंस के बिना बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि इलेक्शंस के अलावा कोई और ऐसा तरीका नहीं है जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके। बट अब बात ये आती है कि सिर्फ इलेक्शन का होना काफी नहीं है, उस इलेक्शन का डेमोक्रेटिक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। All democratic countries hold elections, but most non-democratic countries also hold some kind of elections। यार मैक्सिमम जो लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर तो चुनाव हो ही रहे हैं, वहां पर तो इलेक्शंस हो ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी पता है क्या हमें पता चलता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी हैं, यानी कि जो लोकतंत्र हैं भी नहीं, वहां पर भी लोग इलेक्शन करवा रहे हैं। वाह! बट हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस? अब बच्चों ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे सवाल पूछ लिया गया है कि आप किसी भी इलेक्शन में ये भेदभाव कैसे करोगे कि क्या वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या क्या वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतांत्रिक है या लोकतांत्रिक नहीं है। तो कुछ तो हमें पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके से इलेक्शन हो रहा है तो वो डेमोक्रेटिक कहलाएगा, या इस तरीके से नहीं हो रहा तो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा। वॉट एवर, लेट्स सी। चलिए देखते हैं। A simple list of the minimum conditions of a democratic election। अगर कोई किताब है, कॉपी है, पेन है, तो नोट डाउन करना, जो मैं बताऊंगी सिर्फ वही नोट डाउन करना है, बड़े बड़े पॉइंट्स आपको नोट डाउन नहीं करने हैं, जो मैं बताऊंगी सिर्फ वही नोट डाउन करना है। तो देखो कौन सी चीजें, व्हाट ऑल थिंग्स मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, everyone should be able to choose। everyone should be able to choose। ये लाइन आप लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। वन वोट, वन पर्सन, इक्वल वैल्यू। हर इंसान के पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, वन पर्सन वन वोट वाली फिलॉसफी है ये, जो हमने पढ़ भी रखा है कि डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत एसेंशियल फीचर है। हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, बच्चों बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, हर व्यक्ति के पास सेम वोटिंग राइट है और हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू बिल्कुल बराबर है, किसी की कम नहीं है, किसी की ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो लोगों के पास अगर वो चूज कर पा रहे हैं, उनके पास ये अधिकार है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का, प्लस अगर उनके वोट की एक ही वैल्यू है, तब जाकर वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक होगा। लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है, और भी कंडीशंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। कुछ तो चूज करने के लिए होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको वोटिंग राइट दे दिया, सबके वोट को इक्वल वैल्यू दे दिया, और आप जब वोट करने जा रहे हो आप देख रहे हो ओह यहाँ तो सिर्फ मैं बीजेपी को ही वोट दे सकती हूँ, मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो भाई मुझे वोट देने के लिए बुलाया क्यों है? उन्हीं को जिता दो, हमें वोट देने के लिए बुलाया क्यों है ना?
तो अगर बच्चों आपके पास सिर्फ एक ही पार्टी है ऑप्शंस में और आपको उसी को जाके वोट देना है, देन दैट इज नॉट एट ऑल डेमोक्रेटिक। चाइना के अंदर ये होता था ना, हमने देखा था। तो चाइना के अंदर क्या हो रहा था, ऑल्दो इलेक्शंस हो रहे थे बहुत बढ़िया, लोगों को ये लग भी रहा था कि भाई ये कंट्री डेमोक्रेटिक है क्या, बट फिर बाद में पता चल रहा था कि एक ही पार्टी इलेक्शंस को कंट्रोल कर रही है, राइट? और एक ही पार्टी इलेक्शन में है भी, तो जब लोग वोट देने जा रहे हैं उसी पार्टी के ही कैंडिडेट्स को वोट दे पा रहे हैं, तो क्या फायदा है फिर, क्यों चुन रहे हो? तो यहाँ पे वही बात है कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में आप नोट डाउन कर सकते हो, रियल चॉइस टू द वोटर्स, ठीक है? और यहाँ पर आप लिख सकते थे इसमें 1 person 1 वोट एंड एवरी वोट इक्वल वैल्यू, ठीक है? ये वाली चीज आप लिख सकते हो। रियल चॉइस वोटर्स को मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 2 ऑप्शंस तो दो लोग तो होने चाहिए रेस में भाग के जीतने के लिए, कोई एक जीते उसमें से, तब तो वो कंपटीशन सही कहलाएगा। एक ही इंसान भाग रहा है तो वो तो जीत ही जाएगा, हमें पता ही है, ठीक है? तो मिनिमम 2 ऑप्शंस होने चाहिए और उसके अलावा कितने भी ऑप्शंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो गिव द वोटर्स अ रियल चॉइस वेयर दे हैव समथिंग टू चूज फ्रॉम। थर्ड चीज आती है, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट अ रेगुलर इंटरवल। मतलब बच्चों एक फिक्स्ड पीरियड में इलेक्शंस भी कंडक्ट होने चाहिए। ये नहीं कि आज आपने मुझे वोटिंग राइट दे दिया, आज मैं वोट देकर आ गई, तो अब अगले 20 साल तक मेरे को पता ही नहीं है कि क्या है देश में, है ना? 20 साल तक आप ही की सरकार चल रही है, ऐसा नहीं होगा। एक फिक्स्ड इंटरवल में इलेक्शंस होंगे ही होंगे, क्योंकि लोगों की ओपिनियंस विद टाइम चेंज होती रहती है। लोग अपने आप को रिव्यू कर सकते हैं कि यार मैंने जो सरकार चुनी, क्या वो सही से परफॉर्म कर रही है कि नहीं। तो उसके थोड़े टाइम के बाद ही अगर इलेक्शंस होंगे तो अब मैं जाऊंगी ये सोचकर कि मैंने जिसको वोट दिया अगर वो सही था तो उसी को वोट दूंगी, नहीं तो मैं किसी और को भी वोट दूंगी, राइट? तो विद टाइम आपको ये मेक श्योर करना है कि एट फिक्स्ड इंटरवल्स इलेक्शंस बार बार कंडक्ट हो रहे हैं, कि अगर डिसाइड करा कि हर 5 साल में इलेक्शन होगा तो हर 5 साल में इलेक्शन होके रहेगा, चेंज नहीं कोई कर सकता उसको, ठीक है? तो थर्ड है कि चॉइस जो है रेगुलर इंटरवल्स पे ऑफर होनी चाहिए, और इलेक्शन जो है जैसे हर कुछ सालों में कंडक्ट होना चाहिए, कि अगर आपने डिसाइड करा एवरी 5 इयर्स तो एवरी 5 इयर्स हो रहा है, कभी मिस नहीं होना चाहिए बीच में, ओके? तो रेगुलर इंटरवल्स पे आपको ये चॉइस मिलनी चाहिए, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों ने वोट किसी के लिए दिया और जिता किसी और को दिया, तो वो तो अनफेयर हो जाएगा ना, फिर तो आपने लोगों की बात ही नहीं मानी है, उसको ही नहीं सुना है, क्या फायदा था फिर इलेक्शन का? तो लोगों ने जिस कैंडिडेट को एक्चुअली चूज करा है वही कैंडिडेट इलेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, ऑलराइट? एंड लास्ट पॉइंट आता है कि इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड in a free and fair manner where the people can choose as they really wish। और कोई ऐसे गलतियां नहीं होनी चाहिए इलेक्शन में, कुछ जो है उलट पुलट नहीं होना चाहिए कि आपने मशीन में कुछ ईवीएम में घोटाला कर दिया या कुछ कर दिया, है ना? तो एक फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए कि लोग आ रहे हैं, वो अपने आराम से जो उन्होंने सोचा है जिसको वोट देने के लिए वोट दे रहे हैं और जा रहे हैं अपने घर, फिर बाद में इलेक्शन का रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से उसको कैलकुलेट करा जा रहा है कि असलियत में जो लोगों का ओपिनियन है वो उसमें छल के रिजल्ट में, कि अगर सही में लोगों ने जो जो वोट दिया है वही दिखना भी चाहिए। तो इट शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। लास्ट यही होना चाहिए, फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट होना चाहिए इलेक्शंस को, जिसके लिए ऑब्वियसली हमने इलेक्शन कमीशन को बनाया है, तो वो भी हम अभी देखेंगे बाद में। बट आई होप बच्चों ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले तो लोगों के पास चूज करने का अधिकार होना चाहिए, कुछ चूज करने के लिए होना चाहिए, चॉइस होनी चाहिए। उसके साथ साथ एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए, जो कैंडिडेट लोग चुन रहे हैं वही जीते और एक फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस हो। यही है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन। क्या कहते हो, इंडिया में है ना ऐसा? ऐसा ही टाइप का इलेक्शन होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही होता है, ठीक है? नाउ लेट्स मूव अहेड एंड यहां पर देखेंगे नेक्स्ट सवाल ये है कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? बच्चों अब आपको पता है कि इलेक्शन इज ऑल अबाउट कंपटीशन, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। वो एक वो इंस्टाग्राम पे वो आता है ना, कौन सा चैलेंज, ऐसे 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 लोग करते रहते हैं। यहाँ पे वही सपोज करो कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो आपस में एक दूसरे के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। और क्यों लड़ रही हैं? क्यों लड़ रही हैं? पावर में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, जीतने के लिए, है ना? सरकार बनाने के लिए।
सो दैट इज व्हाई अ कंपटीशन इज हैपनिंग. अब यहाँ लिखा है कि क्या ये अच्छी चीज है, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए? तो देखते हैं. इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन. वाओ, वी डिडंट नो ऑफ दिस. ऑब्वियसली हमें पता था. The most obvious form is the competition among political parties. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. And if there is no competition, elections will become pointless. यार अगर वही मैंने बोला ना, मैं बार बार वही बोल रही हूँ. There should be something to choose from. आपके पास कुछ चूज करने के लिए होना चाहिए, चॉइस होनी चाहिए. चॉइस कब होगी? जब अलग अलग पार्टीज अपने अलग अलग कैंडिडेट्स को उतारेंगी, है ना, और आप उनमें से सिलेक्ट करोगे कि हु इज बेटर. तो यहाँ वही बात हो रही है कि पॉलिटिकल कंपटीशन तो इलेक्शंस में होना ही चाहिए, नहीं तो इलेक्शंस का कोई पॉइंट नहीं है. और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है और हर पार्टी अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने कैंडिडेट्स को उतारती है. जैसे ये एक चुनाव क्षेत्र है. चुनाव क्षेत्र यानी कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये आपकी. यहाँ पर अब मैं बोल रही हूँ एक कैंडिडेट उतरा है, ये कैंडिडेट है हमारे कमल यानी कि बीजेपी का. एक कैंडिडेट आपका आ गया है, ये है कांग्रेस पार्टी का. एक कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का आ गया है, और भी पार्टीज हैं. ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कैंडिडेट्स को आपने उतारा है. अलग अलग पार्टीज तो कंपीट कर ही रहे हैं, बट उनके कैंडिडेट्स कंपीट कर रहे हैं विद इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी. और आपको उन्हीं कैंडिडेट्स में से सिलेक्ट करना है कि आपको किसके लिए वोट देना है. अब कंपीट करने का मतलब नहीं कि एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं वो या लड़ रहे हैं, नहीं नहीं. कंपीट करने का मतलब है कि दे आर जस्ट स्टेटिंग कि व्हाट दे विल डू फॉर यू, हाउ दे आर बेटर देन द अदर्स, एंड फिर आप सिलेक्ट करोगे. अल्टीमेटली जज आप हो, आपको सिलेक्ट करना है, आपको चुनना है कि हु इज बेटर. ठीक है. अब इस पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छी भी चीज है, इसके बिना इलेक्शन का कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं. क्या नुकसान है बच्चों? ऑब्वियसली नुकसान है कि कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल करोगे आप इलेक्शन जीतने के लिए, है ना. तो वो वाली सारी चीजें हैं. इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ, फर्स्ट थिंग इज इट क्रिएट्स डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म. इससे सोसाइटी बट जाती है अलग अलग गुट में. मतलब कि अगर कुछ लोग बीजेपी के सपोर्टर है तो वो एक अलग ग्रुप बन गया, कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्टर है वो एक अलग ग्रुप बन गया, और वो लोग भी आपस में बहस करने लग जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे एक दूसरे से. तो उससे ना एक डिसयूनिटी और एक फैक्शनलिज्म क्रिएट होता है, ग्रुपिज्म सॉर्ट ऑफ क्रिएट होता है कि एक जो पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो एक ग्रुप है और बाकी लोग अलग ग्रुप का हिस्सा बनते हैं. नेक्स्ट इज different political parties and leaders often level allegations against one another. साथ ही में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स हैं एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन लगाना चालू कर देते हैं. बेसिकली बच्चों लोगों से ना प्यार से कंपटीशन होता नहीं है, तो अपनी अच्छाई करने के बजाय, अपनी खूबियां बताने के बजाय वो दूसरे की कमियां निकालने में लग जाते हैं. मतलब वो ये नहीं बता रहे कि आप अपनी बात करो ना, कि हम क्या करेंगे या क्या कैसे करेंगे, बट वो क्या करने लगते हैं, वो बताते हैं अरे जैसे कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर है, वो बता रहा है अरे ये जो बीजेपी का लीडर है ना, ये किसी काम का नहीं है, इसने ये करा है, ये भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, ये है वो है वो है. तो मैक्सिमम टाइम्स आपने जैसे न्यूज चैनल्स भी अगर खोले होंगे तो वहां पर क्या होता है, किसी एक पार्टी के किसी लीडर से इंटरव्यू लिया जा रहा है तो वो अपनी बात नहीं कर रहे अपनी पार्टी की, वो बस बता रहे हैं दूसरी पार्टी के वो जो नेता हैं उन्होंने तो ये भी नहीं करा, उन्होंने तो वो भी नहीं करा. सो दे कीप ऑन लेवलिंग एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर. एक दूसरे के खिलाफ बस एलिगेशन करते रहते हैं. पार्टीज कैंडिडेट्स डर्टी ट्रिक्स, भाई गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए. Pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated, and some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. साथ ही बच्चों ये जो प्रेशर है कि आपको इलेक्शन जीतना है जीतना है जीतना है, उस प्रेशर में कहीं पर भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है वो नहीं बन पाती. प्रेशर है ना, हमें जीतना है तो उसके लिए लोग सोचते हैं कि फटाफट से कोई तरीका लाओ यार जिससे इलेक्शन जीत जाए. जैसे अभी आपने देखा था जो लोक दल की पार्टी थी वो कैसे जीत रही थी. लोक दल की पार्टी ने ऐसे एक डिसीजन वो ले आए कि हम लोन वेव ऑफ करेंगे. उसके अलावा क्या करोगे आप उस स्टेट के लिए क्या करोगे, क्या लॉन्ग टर्म आपकी पॉलिसी है, वो तो उन्होंने कुछ बताया नहीं. ठीक है, उन्होंने बस इन द मोमेंट इलेक्शन जीतने के लिए एक दांव फेंका और वो इलेक्शन जीत गए. ऐसे ही करती हैं पार्टीज. तो सिर्फ जीतने के लिए ना वो कोई ना कोई ऑफर आपके आगे रखेंगे जिससे बस लोग ऐसे खुश हो जाए और फिर वो जीत जाएंगे और उसके बाद उनको पता नहीं कि आगे क्या करना है, फिर वो हार भी जाते हैं. तो वो वाली चीज है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आप लोगों के लिए नहीं ला पा रहे बिकॉज आपके अंदर वही है कि हमें बस जीतना है जीतना है जीतना है, लंबे समय तक टिकना है वो कोई नहीं सोच रहा है. उसके बाद सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरेना. तो अच्छे लोग जो होते हैं ना उन्हें लगता है कि पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम ही है,
इसमें घुसो ही मत, नहीं तो वही है ना, कीचड़ में पैर रखोगे तो खुद के पैरों पे ही कीचड़ आएगा, तो वो वाली चीज हो जाती है। तो आई होप ये बात सभी को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई है। जरा आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। Constitution makers were obviously aware about these problems and still opted for free competition in elections as the way to select our future leaders. Why? Political competition is not necessary in an ideal world. Why? तो यहाँ पे कुछ सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना बच्चों एक्चुअली आपसे दो सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले यहाँ बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, अब उन्हें भी तो पता था कि ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है या फिर जो इलेक्टोरल कंपटीशन है, इसमें सारी कमियां हैं। लोग जो है डर्टी ट्रिक्स यूज कर सकते हैं और बहुत सारी जो चीजें हमने पढ़ी है ना, तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि फैक्शनलिज्म क्रिएट होगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं आएंगी, जो अच्छे लोग हैं वो शायद इसका हिस्सा ना बने, बट फिर भी उन्होंने इस सिस्टम को क्यों चूज करा? तो बेसिकली इसके पीछे रीजन ये था, व्हाई डिड दे सिलेक्ट दैट, क्योंकि उन्हें लगता था कि लॉन्ग टर्म में ये सिस्टम जो है इलेक्टोरल कंपटीशन का वो हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों के अंदर ना अल्टीमेटली जो लीडर्स हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी होती ही होती है, सेंस ऑफ ड्यूटी इन ऑर्डर टू सर्व द पीपल। तो उन्हें अपने देश के जो लोग हैं उन्हें सर्व करना है, उनका ख्याल रखना है, उनके लिए जो अच्छा है वो करना है। तो वो जो एक सेंस ऑफ ड्यूटी है उनके लिए कि ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, वो सेंस ऑफ ड्यूटी उनके अंदर रहेगी ही। बट ये तो आपने बिल्कुल ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन ले ली कि लोग जो है लॉन्ग टर्म में लोगों के भले के लिए, जनता के भले के लिए सोचेंगे। तो ये तो काफी वैसे एक आइडियल सिचुएशन होगी, राइट? एवरीवन डज नॉट थिंक लाइक दैट। लोग पावर में आने के बाद भूल जाते हैं कि हमें जनता के लिए कुछ अच्छा भी करना था या नहीं करना था। तो वही चीज है कि पॉलिटिकल कंपटीशन तो इस ऐसी सिचुएशन में नेसेसरी ही नहीं होगा। एक आइडियल वर्ल्ड अगर हो जाएगा जहां पे हर कोई अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी को पहचान रहा है कि मेरे को जनता के हित में काम करना है, तो वहां पर तो फिर एक तरीके से कंपटीशन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जब लोगों को पता ही है कि उनको करना क्या है। तो वही बात होती है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ हम डील कैसे करें? ये एक आइडियल वर्ल्ड नहीं है और यहाँ पर कल को ऐसा हो सकता है, जो कि होता है, कि पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर। जनता की हित में लोग बाद में सोचते हैं, पावर में आने के बाद, मतलब पावर में आने के बाद नहीं सोचते, सॉरी, पावर में आने के बाद वो यही सोचते हैं कि हम और जो है पॉलिटिकल करियर को अपने एडवांस कैसे कर सकें, है ना? पैसा पैसा कमाने की सोचते हैं और ज्यादा टाइम पावर में आने की सोचते हैं, पावर में रहने की सोचते हैं, तो अपने पॉलिटिकल करियर को एडवांस करने की ज्यादा सोचते हैं। दे वांट टू रिमेन इन पावर, गेट पावर पोजीशंस फॉर देमसेल्व्स, विश टू सर्व द पीपल एज वेल, बट इट इज रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। तो यार पहले उनके लिए प्रायोरिटी यही होता है कि हमें पावर चाहिए, पावर में रहना है, पावर और पावर चाहिए, अपने लिए और बढ़िया पोजीशंस चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, लोगों को सर्व करना होता होगा उनका एक क्राइटेरिया, बट स्टिल आप उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि वो अपने सेंस ऑफ ड्यूटी से मोटिवेटेड ही रहेंगे, ऐसा आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि 100% में से 90% लीडर्स तो ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर के एडवांसमेंट के बारे में सोचते हैं, 10% शायद लोगों को सर्व करने के लिए सोचते होंगे। तो फिर हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में? हमें क्या करना चाहिए? हाउ टू डील विद दिस? तो फर्स्टली वी कैन ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। बच्चों एक तरीका जिससे कि हम इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि जिनको हम लोग पॉलिटिकल लीडर चुन रहे हैं या जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी नॉलेज को बढ़ाने का सोच सकते हैं, या फिर उनका जो कैरेक्टर है उसको और बेहतर करने का सोच सकते हैं। पर ये चीजें भी तो काफी आइडियलिस्टिक हैं। मतलब लीडर बन गए, फिर आप उनके लिए क्लासेस चलाओगे क्या मॉरल एजुकेशन की? कैसे उनकी नॉलेज, उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल भेजोगे, यूनिवर्सिटी भेजोगे, कोर्स कराओगे क्या उनसे? तो ये भी काफी मतलब अनरियलिस्टिक सी चीज है, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। और नेक्स्ट चीज आती है मोर रियलिस्टिक वे, जो असलियत में हम कर सकते हैं, इज टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। नाउ हु डिसाइड्स दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट? बात यही आती है कि अब ऑब्वियसली लोग अपनी ड्यूटी का पालन करें, लोग जो हैं मतलब लोग नहीं, लीडर्स जो हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके, वो अपनी ड्यूटी का पालन करें, देश की जनता को सर्व करें।
इसके लिए या तो उनका नॉलेज कैरेक्टर इंप्रूव करो, जो कि थोड़ा अनरियलिस्टिक है। रियलिस्टिक तरीका ये है कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पर अगर वो लोगों के हित में काम करे तो उन्हें भी रिवॉर्ड मिले, और अगर वो नहीं करे लोगों के हित में काम तो उन्हें पनिशमेंट मिले। अब ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट की जो प्राइज मिलना है या फिर जो आपको सजा मिलनी है, वो कैसे डिसाइड करा जाएगा, किसके द्वारा डिसाइड करा जाएगा? सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कौन है डिसीजन मेकर हमारे डेमोक्रेसी में? तो ऑब्वियसली इट्स द पीपल। इन एन इलेक्शन जो वोटर्स हैं बच्चों, जो लोग हैं, इट्स द पीपल, ठीक है? इट्स ऑलवेज द पीपल, इट्स ऑलवेज द पीपल हु विल डू दैट। लोग ही डिसाइड करेंगे। अगर आपको आज मैंने चुना है, अगर आपने मेरे लिए काम नहीं करा, देश के लिए काम नहीं करा, लोगों के लिए काम नहीं करा, तो कल को मैं आपको चूज ही नहीं करूंगी। दैट इज व्हाट द वोटर्स डू ना। अगर उनके चुने हुए लीडर्स देश को सर्व नहीं कर पाते हैं जैसा वो सोचते हैं कि वो करेंगे, तो अगली बारी वो इलेक्शंस में उनको वोट ही नहीं देंगे और उनसे उनकी पावर को छीन लिया जाएगा। यही होता है, जनता का जो मत होता है ना, वो यही होता है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी पावरफुल। लोगों का जो ओपिनियन है, लोगों का ओपिनियन आपके लिए पॉजिटिव तभी तक रहेगा जब तक आप उनके लिए काम करोगे, जब तक आप उनको सर्व करोगे। टिल द टाइम यू आर डूइंग दैट, यू आर सेफ, आपको पावर मिलती रहेगी। लेकिन the time you stop doing that, the time you stop serving the people, the time you are only interested in your political career advancement, उस टाइम आप लोगों का वो सपोर्ट भी खो दोगे और लोग आपको वोट करना भी छोड़ देंगे। तो इट इज ऑलवेज द वोटर्स, वोटर्स ही तो हैं, ठीक है? वही तो चूज करते हैं, जो लॉ बनाएगा, गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। नाउ अब जरा ये सारी चीजें थोड़ा मॉरल एजुकेशन के बाद थोड़ी रियलिटी पे आते हैं बच्चों, और अब बात करते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है ये किस प्रकार है, किस तरीके का है। सबसे पहले देखिए, हमारे देश में जो अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, जरा पहले उनकी बात करते हैं। लोकसभा और जो विधानसभा के असेंबली इलेक्शंस होते हैं, ठीक है? लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शंस है हर 5 साल में होते हैं, रेगुलरली होते हैं, फिक्स्ड इंटरवल में, एवरी 5 years के बाद। आफ्टर एवरी 5 years द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू एन एंड, लोकसभा विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। तो 5 साल के बाद जो भी लीडर्स आज हैं उनका टर्म खत्म हो जाएगा, उनका जो समय है रूल करने का वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद वो असेंबली भी डिसॉल्व हो जाएगी, फिर नए लीडर्स को चुना जाएगा, फिर से चुनाव होगा। नेक्स्ट इज द जनरल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शन पता है ना आपको क्या होता है? जनरल इलेक्शन होता है जो कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेम टाइम पे होता है, जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर को चूज करने के लिए किया जाता है। तो ये जो जनरल इलेक्शंस है ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होते हैं, मतलब एट द सेम टाइम कि अगर अभी हो है कि इस साल इलेक्शन हो रहे हैं, तो 2-3 महीने में मतलब वो इलेक्शंस पूरे ऑल ओवर इंडिया दे विल टेक प्लेस एट द सेम टाइम, इधर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। तो 1-2 महीने का वो टाइम पीरियड है जहां पे पहले दिल्ली में हो रहे हैं, फिर कहीं हो रहे हैं, फिर कहीं हो रहे हैं, बट पूरे देश में उसी टाइम पे वो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे। ओके, उसके बाद होता है बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन में ये नहीं कि बाय बाय बोल देते हैं किसी को। बाय इलेक्शन का मतलब है कि एक ऐसा इलेक्शन जो तब कंडक्ट होता है सिर्फ किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, टू फिल इन अ वेकेंसी। अगर कोई पोजीशन खाली हो जाती है तो टू फिल इन द वेकेंसी उस इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है, विच इज कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। तो अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक लीडर आपने चुने थे, है ना, इन लीडर को चुना था, सपोज उनके 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं हुआ है और उसके बीच में या तो वो रिजाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से या फिर वो मर जाते हैं, जो कि खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो उनकी फिर पोजीशन ऐसे ब्लैंक हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर आपको फिर से एक नए लीडर को चुनना पड़ेगा, और जो वो आप बीच में, टर्म के बीच में किसी वैकेंसी को भरने के लिए जो इलेक्शन कंडक्ट करा जा रहा है उसको ही बाय इलेक्शन बोला जाता है। ठीक है जी, चल आगे देखो। ओके, अब जरा बच्चों देखते हैं इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको ये जो मैं बार बार कॉन्स्टिट्यूएंसी 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 बोल रही हूँ, ये होता क्या है। तो जो जनरल इलेक्शन है उनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्रॉ करी जाती हैं, जो स्टेट इलेक्शन है उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉ करी जाती है। ड्रॉ करना मतलब मैम ऐसे सब आर्ट की जो किताब है वो लेकर बैठते हैं, उसमें जो ड्रॉइंग बनाते हैं। ड्रॉ करने का मतलब है बच्चों बाउंड्रीज डिफाइन करना, कि इस जगह से इस जगह तक लेकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है या फिर एक चुनाव क्षेत्र है। चुनाव क्षेत्र का मतलब है कि जो भी लोग उस चुनाव क्षेत्र में रहते हैं वो जाकर वोट देंगे। किसको वोट देंगे? उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हो रहे हैं अलग अलग पार्टीज के, उनको जाके वोट देंगे। ठीक है, अब देखो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया बेस्ड सिस्टम है रिप्रेजेंटेशन का। कंट्री को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। इन्हीं एरियाज को चुनाव क्षेत्र, हिंदी ठीक लिखूंगी मैं, चुनाव, ऐसे ही लिखते हैं ना,
गलत तो नहीं लिखा। तो जो चुनाव क्षेत्र है यानी कि बच्चों जो हमारी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिस एरिया को हमने डिवाइड करा है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, उसी को बोला जाता है। जो उस एरिया में लोग रहते हैं वही वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। सपोज मैं बोलती हूं कि ये एक स्टेट है, ठीक है, ये एक ऐसे स्टेट बना दिया मैंने। इस स्टेट के अंदर मैं बोलती हूँ कि मैंने ना इलेक्शन के पर्पस, अब ऐसा नहीं है कि पूरे स्टेट में मैंने एक ही रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर दिया और सारे लोग उन्हीं को वोट दे रहे हैं, नहीं, एक ही चुनना है, नहीं, ऐसे नहीं होता। तो जितनी सीटें हैं सपोज इस स्टेट की असेंबली में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में सीटें बना रही हूँ। 7 सीटों में यहाँ पर इस पूरे एरिया में जो रहता होगा वो जाके लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस एरिया में उसमें से एक लीडर को चूज करेंगे। फिर यहाँ पर भी एक लीडर चूज होगा, 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 यहाँ पर भी, तो पूरी 7 सीटों को भरा जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी यही है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होंगे। उस एरिया में जो लोग रहते हैं वो उन रिप्रेजेंटेटिव्स में से चूज करेंगे और अल्टीमेटली एक लीडर को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर भी सेम, ऐसी पूरी 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेम चीज होगी। जिसको मेजोरिटी, जिस पार्टी के कैंडिडेट्स की मेजोरिटी आती है, सपोज यहाँ पे 4 कैंडिडेट्स जो हैं वो आ जाते हैं बीजेपी के, तो बीजेपी यहाँ पे जीत जाएगी। ठीक है, मैम आप बार बार बीजेपी का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो, ऐसे ले रही हूँ बच्चों, ठीक है, दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है, किसी और पार्टी का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ओके, तो 4 सीटें जैसे सपोज किसी भी पार्टी की आ गई, वो पार्टी यहाँ जीत गई क्योंकि उसको मेजोरिटी मिल गई। ओके, नहीं आई तो नहीं आई, किसी की भी नहीं आई। ठीक है, तो ये होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोकसभा इलेक्शंस के लिए कंट्री को 543 चुनावी क्षेत्रों में बांटा जाता है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। Representatives elected from each constituency is called a member of parliament. One feature of a democratic election is that every vote has equal value. That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it. तो यार ये जो आपने देश के अंदर, हमारे देश में, ठीक है, थोड़ी ऐसी ही बच्चों मैम की ड्राइंग है, ठीक है, तो सपोज ये हमारा देश है, मैं थोड़ा मैप वैप बनाने की कोशिश करी थी। अब यहाँ पर ना इलेक्शंस के लिए पूरे देश में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपने ड्रॉ करी हैं, ठीक है, चुनावी क्षेत्र बनाए, तो यहाँ पर बना दी, यहाँ पर बना दी, यहाँ पर बना दी, यहाँ पर बना दी, ऐसे 543 आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई हैं। अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लीडर इलेक्ट हो रहा है, तो टोटल कितने इलेक्ट होंगे, 543 लीडर्स इलेक्ट होंगे। वो 543 लीडर्स बैठेंगे लोकसभा में, और हमेशा ऐसा मेक श्योर करा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरीके से बांटी जाए कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल लोग रहते हैं, कि अगर यहाँ पर भी 100 रहते हैं तो यहाँ पर भी 101 या 102 रहते हैं, या यहाँ पर भी 150 ही रहते हैं, तो मतलब आसपास की पॉपुलेशन ही रहती हो ताकि एक बढ़िया डिसीजन आ सके। ओके, तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी बांटा जाता है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देश को बांटा जाता है लोकसभा इलेक्शंस के लिए, और जो भी मेंबर इलेक्ट होता है उसको एमपी बुलाया जाता है। ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके जी, तो ये कहाँ बैठेंगे, बैठेंगे हमारी लोकसभा में। चलिए आगे देखते हैं। तो फॉर द लोकसभा इलेक्शन, जब हम लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं, कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आपने चुना जिसको एमपी बुलाया जाता है। उसके बाद अगर स्टेट असेंबली इलेक्शन, अब बच्चों जैसे देश में जो इलेक्शन हुए वो लोकसभा हो गए, जनरल इलेक्शन जिनको हम बोलते हैं। अब हर स्टेट में भी जो स्टेट गवर्नमेंट चूज करने के लिए इलेक्शंस होते हैं, है ना, राज्य जो सरकारें बनती हैं उसके लिए भी स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है। जैसे अभी हरियाणा में हो रहा था स्टेट असेंबली इलेक्शन, जो हमने देवीलाल वाला एग्जाम्पल पढ़ा था। स्टेट असेंबली इलेक्शन में हर स्टेट को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करा जाता है। जैसे वहां पर आपने देखा था कि 90 सीट्स थी, 90 सीट का मतलब है 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जो हरियाणा में हमने डिवाइड करी थी। ठीक है, अब ऐसे ही हर स्टेट में अलग अलग नंबर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इस केस में जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो जीतेगा उसको एमएलए का नाम दिया जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ऑब्वियसली कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, जो लोकसभा वाली बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके अंदर बहुत सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी होती हैं अंदर ही अंदर। तो वही बात है ना, जैसे ये देखो, ये लोकसभा के पर्पस के लिए आपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर असेंबली इलेक्शन के लिए बहुत सारी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी,
तो वो एक ऐसे मतलब दिस विद इन दिस वाला कॉन्सेप्ट, बॉक्स इनसाइड अ बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट चलता है, तो इनको एमएलए बोला जाता है। बस ये चीज याद रखना, लोकसभा इलेक्शंस में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन रही हैं उसमें से जो इंसान मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो इलेक्ट हो रहा है वो एमपी हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट का मेंबर बना ना। और फिर स्टेट असेंबली इलेक्शंस में जो भी रिप्रेजेंटेटिव आप चुनोगे वो एमएलए हो जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, सिंपल है, ठीक है। फिर आते हैं आपके लोकल लेवल पर भी इलेक्शंस। बच्चों, तो इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे ही इलेक्शंस होते हैं, उसके अंदर स्टेट के अंदर और भी जिले हैं, जिलों के अंदर ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर पंचायतें हैं, है ना। तो वो सारी चीजें, तो हमारे लोकल लेवल पर भी इलेक्शंस होते हैं और उसमें हमारी लोकल गवर्नमेंट को भी इलेक्ट करा जाता है, जैसे कि हमारे पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस भी हैं। ईच विलेज टाउन डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स, these are like the constituencies. Every ward elects one member of the village or the urban local body. Sometimes they are counted as seats, one seat in the assembly. तो बच्चों यहाँ पे वही है, अब लोकल लेवल पर भी जैसे ये गांव है, इस गांव को आपने वार्ड्स में डिवाइड करा, किसमें, वार्ड्स में डिवाइड कर दिया, ये वार्ड्स भी गांव की कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह ही हो गए, और फिर यहाँ पे मेंबर्स को चुना जाएगा। अब जैसे पंचायत है तो पंचायत में पंच और सरपंच को चुना जाएगा, उसी तरीके से अब और लेवल बढ़ता रहता है, फिर ब्लॉक लेवल आ जाता है, फिर जिला परिषद आ जाता है, फिर उसके बाद हमारी अर्बन लोकल बॉडी, हमारे जो टाउन्स हैं, सिटीज हैं वहां पर, ठीक है, ओके, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, उनके लीडर्स, वो सारी चीजें। अब देखो, अब और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होती है। किसके लिए रिजर्व करा इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमने, देखते हैं। The constitution makers were worried that in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a chance to get elected to the Lok Sabha or the state legislative assemblies. They may not have the required resources, education, contacts to contest and win elections against others. Those who are influential, resourceful may prevent them from winning elections. बच्चों, जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम पर, जब हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड कर रहे थे, बहुत सारी चीजें कर रहे थे, तो उस टाइम पे ऐसे नहीं है कि हाफ हार्टेडली चीजों को करा गया था, बहुत सोच लगी थी, बहुत सारी चीजों को देखा गया था फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस टाइम पर यह भी देखा गया था कि हमारे समाज में, भारत के समाज में स्पेसिफिकली कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जिन्होंने फ्रॉम टाइम इमेमोरियल बहुत लंबे समय से काफी शोषण झेला है। कास्ट सिस्टम था, अनटचेबिलिटी थी, बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स को नीचे देखा जाता था, नीचे माना जाता था, बाकी कास्ट ग्रुप जो चीजें कर सकते थे वो उन्हें अलाउड तक नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे वही बोला जा रहा है कि ऐसा ना हो कि जिनके पास पैसा है, जो इन्फ्लुएंशियल है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वही इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, वही जीते जा रहे हैं, वही भाग ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनको ये टेंशन थी कि कुछ वीकर सेक्शन, कुछ कमजोर वर्ग, उनके पास ये शायद चांस भी नहीं होगा कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके या इलेक्शन जीत सके, ना लोकसभा में ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर उनके पास रिसोर्सेज, एजुकेशन, कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे, या फिर कभी कभी अगर वो हिस्सा ले भी लेंगे तो शायद जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं या जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो उन्हें जीतने भी ना दे अपनी पावर का इस्तेमाल करके। दैट इज द रीजन हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज भारत देश में आरक्षित कर दी गई हैं। किसके लिए आरक्षित कर दी गई हैं? फॉर दीज वीकर सेक्शंस। कि सपोज जैसे आपको ये हाईलाइटेड एरियाज दिख रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, जैसे मैंने बोला कि ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हाईलाइटेड है ये सिर्फ एक शेड्यूल्ड कास्ट के पर्सन के लिए हाईलाइटेड है। मतलब कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी लीडर सिलेक्ट होगा वो किसी शेड्यूल्ड कास्ट से ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो जो हिस्सा ले सकता है इलेक्शन में वो शेड्यूल्ड कास्ट से ही बिलोंग करेगा। वोटर तो सारे ही हो सकते हैं, जो उस एरिया में रहते हैं वो सब लोग वोट देंगे, लेकिन सीट रिजर्व कर दी कि जो चुना जाएगा लीडर वो शेड्यूल कास्ट से होगा। या कहीं पे मैंने बोल दिया कि ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये शेड्यूल ट्राइब से ही यहाँ पे लीडर बिलोंग करेगा, तो उनके लिए रिजर्व कर दिया कि एक तरीके से एक श्योरिटी है कि उनको इतनी सीटें मिल ही रही हैं, है ना। तो करंटली इन द लोकसभा हम लोग देखते हैं 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है और 47 सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। तो हमारे देश में बाकी कास्ट ग्रुप्स के हिसाब से उनकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से उनको सीटें भी रिजर्वेशन जो दी गई है उसके हिसाब से दी गई है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट की लोकसभा की जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 543, उसमें से 84 सीट शेड्यूल कास्ट को दी गई और 47 सीट शेड्यूल ट्राइब को दी गई।
तो दिस इज इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से दी गई है। These reserved seats for SCs, STs do not take away the legitimate share of any other social group. तो इसमें अब ना बहुत लोग रिजर्वेशन के खिलाफ जाते हैं कि मैम वो तो बहुत पहले की बात है, वहां पर तो अब तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है, अभी तक क्यों रिजर्वेशन चलती आ रही है। बट बच्चों, आप लोगों को ये बात सुन के शायद हैरानी होगी कि आज भी कहीं ना कहीं वो भेदभाव चलता हुआ आ रहा है और शायद उस रिजर्वेशन की आज भी जरूरत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई शेयर छीना जा रहा है उनको रिजर्वेशन देके, उनको बस उनका शेयर दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको शेयर दिया जा रहा है तो किसी और का हिस्सा छीन रहे हैं देश में से, नहीं, बस उनको उनका हिस्सा दे रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं, किसी और का हिस्सा छीना नहीं जा रहा है, वो वैसे मत सोचना। तो ये जो सिस्टम है रिजर्वेशन का, इसको जो है बाकी वीकर सेक्शंस के लिए भी एक्सटेंड करा गया, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे भी रिजर्वेशन दी गई। एंड प्रोपोर्शन जो है सीट्स का वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, किसी स्टेट में अलग, किसी स्टेट में अलग, वही पॉपुलेशन के हिसाब से, कि अगर किसी स्टेट में मैं देख रही हूँ एससीज एसटीज की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्वेशन होगी, कहीं पे अगर पॉपुलेशन बहुत ही कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल, तो वहां शायद 1 या 2 सीटें होंगी, उस तरीके से, ठीक है। तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। सिमिलरली 1/3 सीट्स रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए भी रिजर्व करी जाती है, क्योंकि बच्चों महिलाओं को भी कहीं ना कहीं वो एक बराबर शेयर जो है पॉलिटिक्स में मिला नहीं है फ्रॉम टाइम, और अभी तक ना ये चीज रूरल लेवल पर ही थी, जो हमारा रूरल लेवल है, लोकल बॉडीज हैं, यानी कि आपकी म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, पंचायत और जिला और ब्लॉक लेवल, वहीं तक महिलाओं को 1/3 सीट्स दी गई थी। बट हाल फिलहाल में अभी क्या हुआ है, एक रीसेंट चेंज आया है कि जो हमारी सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वहां पर भी बच्चों महिलाओं को सीटें दी जाएंगी। विमेन रिजर्वेशन बिल जो काफी लंबे समय तक पेंडिंग था, तो वहां पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसमें भी विमेन विल गेट अ शेयर इन द सीट्स, ओके। तो वो रिसेंटली पास हुआ है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, देखते हैं कब तक इम्प्लीमेंट होता है, ओके, ऑलराइट, ओके। नाउ वी कम टू द वोटर्स लिस्ट। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर जरा वोटर्स लिस्ट की भी बात कर लेते हैं, क्या बात हो रही है, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला स्टेप, पूरा ये इलेक्शन का प्रोसीजर है, हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को सबसे पहले ड्रॉ किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंसी जब बन जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बनने के बाद में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कर दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर करना, यानी कि उन सभी कैंडिडेट्स का नाम लिख देना जो कि एलिजिबल है वोट देने के लिए। तो देखो, once constituencies are decided, next step is to decide who can and who cannot vote। अभी आप लोग वोट नहीं कर सकते, आप तो अभी छोटे बच्चे हो, ठीक है। वोट कर कैसे सकते हो, कब कर सकते हो, अभी बताती हूँ। तो किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, पूरी लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी ऑफ हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट, कौन एलिजिबल है वोट देने के लिए, उसको प्रिपेयर करा जाएगा इलेक्शन से पहले, एंड इस लिस्ट को फिर दे दिया जाएगा। इट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज नोन एज द वोटर्स लिस्ट। इसको इलेक्टोरल रोल या फिर वोटर्स लिस्ट के नाम से जाना जाएगा, जिसमें सारे एलिजिबल वोटर्स के नाम लिखे होंगे। फर्स्ट कंडीशन डेमोक्रेटिक इलेक्शन का है कि सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आप सभी को पता है बच्चों, इस नाम को आप लोग जानते हैं, इस शब्द को, दैट इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, है ना। क्या मतलब होता है इसका? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज का मतलब है एवरी सिटीजन हु इज अबव द एज ऑफ 18 इयर्स इज एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है, 18 साल से ऊपर अगर आप हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी है वोट देने की, और आपका नाम फिर वोटर्स लिस्ट में भी आना चाहिए। नो वन शुड बी डिनाइड, किसी को भी राइट टू वोट आप डिनाई नहीं कर सकते एक अच्छे रीजन के बगैर। सम क्रिमिनल्स, पर्सन्स विद एन अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड, बट दैट इज ओनली इन प्रिटी रेयर सिचुएशंस। हमारे देश में ऑल सिटीजन एज्ड 18 इयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। एवरी सिटीजन 18 साल से ऊपर अगर आप हो तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। सिर्फ एक थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है क्रिमिनल्स को, गुनहगार अगर आप हो, कोई केस चल रहा है आप पे, वैसे उस सिचुएशन में आपके पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा, या फिर अगर आप दिमागी रूप से ठीक नहीं है, अनसाउंड माइंड है, तो उसमें डिनाई करा जा सकता है, बट इट इज वेरी रेयर। नहीं तो हर 18 साल से ऊपर इंसान के पास वोटिंग राइट है, हर सिटीजन के पास राइट टू वोट है, उनके कास्ट, रिलीजन, जेंडर, हर चीज को छोड़कर, ठीक है। उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, irrespective of all these things, okay, everyone has the right to vote and every vote has equal value. Now, responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voters list. अब सरकार की यहाँ पे जिम्मेदारी ये बनती है कि जितने भी वोटर्स एलिजिबल हैं, जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, उनका नाम वोटर्स लिस्ट में आना चाहिए। यानी कि हर साल बच्चों कोई ना कोई 18th बर्थडे अपना मना रहा है,
18 ईयर्स का हो रहा है, वेरी नाइस है ना, आप लोग भी एक्साइटेड हो ना कि मैम हम कब 18 ईयर्स के होंगे, लाइफ ऐसा लगता है कि वाह बहुत चेंज होने वाली है, ऐसा कुछ होता नहीं है ऑल्दो, लेकिन हाँ एक्साइटमेंट तो होती है। तो देखो वही बात है कि जो जो नए नए लोग आते हैं उस वोटिंग एज को अटेन करते हैं, उनके नाम को ऐड करा जाता है, एंड साथ ही में नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट एंड दोज हु आर डेड आर डिलीटेड, ठीक है। तो वोटर्स लिस्ट में भी ना ऐसा नहीं है कि एक ही बारी बन गई तो वो सालों साल थोड़ी ना चलती रहेगी, उसको रिवाइज करना कंटिन्यूअसली बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो नए लोग 18 साल के हो रहे हैं उनका नाम उसमें ऐड होना चाहिए, राइट। और साथ ही में जो लोग ऐसे हैं जो मर गए हैं या फिर उस जगह को छोड़कर भाग गए हैं या चले गए हैं कहीं और, उनका नाम उससे हट भी जाना चाहिए, ऐड भी होना चाहिए, कुछ का हटना भी चाहिए। तो ये जो वोटर्स लिस्ट है रिवाइज होती है एवरी 5 ईयर्स, कितने साल के बाद, एवरी 5 ईयर्स इसको जो है बिल्कुल रिवाइज करा जाता है। एंड सिस्टम जो है, एक सिस्टम है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड का, जिसको एपिक ईपीआईसी बोलते हैं बच्चों, ये वाला वोटर कार्ड बनता है ना, फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनता है। इसमें वोटर्स जो है अपना और भी प्रूफ दिखा सकते हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, बट हाँ वोटर आईडी होना भी जरूरी है आपको अगर वोट देने जाना है तो वो बन ही जाता है। तो आप अप्लाई करो, वोटर आईडी बन जाएगा, वोटर आईडी इजिली शोकेस करो और उसके बाद आप वोट दे दो, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और भी प्रूफ आप दे सकते हो जैसे राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं तो अपना वोटर आईडी भी दे सकते हो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, अभी ना सारा तामझाम हो गया है, कॉन्स्टिट्युएंसी ड्रॉ कर दी है, वोटर्स लिस्ट बन गई है। लिस्ट बनने के बाद अगली चीज आती है कि आपको, लिस्ट तो वोटर की तो बन गई, अब वो कौन लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। ओके, इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। रियल चॉइस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए अगर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, मतलब एक ही पार्टी नहीं खड़ी होगी, एक ही पार्टी का कैंडिडेट नहीं आएगा, और भी पार्टीज हैं उनके भी कैंडिडेट्स आएंगे। दिस हैपेंस ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन। फ्री एंड फेयर तरीके से अगर आप चाहते हो इलेक्शंस हो तो किसी पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। डोंट डू दैट। Everyone should have the freedom कि if they want to participate, participate. Anyone can be a voter, can also become a candidate. अगर आप वोटर हो तो भी आप कैंडिडेट बन सकते हो, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर आपको एक कैंडिडेट के लिए बच्चों नॉमिनेट अपने आप को करवाना है तो आपको 25 ईयर्स एंड अबव होना है, वोटर के लिए आपको सिर्फ 18 प्लस होने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक कैंडिडेट बनना है, कैंडिडेट बनने के लिए क्या है, आपको कैंडिडेट बनने के लिए आपको बिल्कुल ज्यादा एज थोड़ी सी चाहिए होगी, विच इज मिनिमम एज इज 25 ईयर्स। लेकिन एक वोटर बन जाओगे अगर आप 18 साल के हो तो भी वोटर बन जाओगे, दिस इज द ओनली डिफरेंस, नहीं तो हर किसी के पास आजादी है। सम अदर रिस्ट्रिक्शंस क्रिमिनल्स, बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। तो वही वाली बात है यार, ऑब्वियसली अब क्रिमिनल हो तो फिर वोटर भी नहीं बनोगे और ना ही कैंडिडेट बनोगे क्योंकि तुम क्रिमिनल हो। लेकिन अगर क्रिमिनल नहीं हो तो कोई दिक्कत है नहीं। Political parties nominate candidates who get the party symbol and support. Party's nomination is often called a party ticket. तो अगर मेरे को कल को कांग्रेस पार्टी से खड़े होना है, ठीक है, मैं कह रही हूँ मेरे को भी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तो मैं बोलूंगी कि मुझे भी आप पार्टी का टिकट दो। तो पार्टी का टिकट अगर मुझे मिलेगा बच्चों, मूवी नहीं देखने चली जाऊंगी मैं उस टिकट से, उस टिकट का ये मतलब है कि नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द इलेक्शन, आई एम अ नॉमिनी। ओके, मैंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, मैं भी अब एक कैंडिडेट बन गई हूँ और मैं अब इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ। तो मैं ऑब्वियसली अगर कांग्रेस पार्टी में हिस्सा ले रही हूँ तो मेरा सिंबल क्या हो जाएगा, कांग्रेस का जो वो हथेली होती है वो सिंबल हो जाएगा। तो अगर किसी को मेरे लिए वोट देना है मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी में तो उसको उस हाथ का बटन जो है दबाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे वही बात है, सपोर्ट मिलेगा पार्टी का, कैंडिडेट जिसको भी पार्टी नॉमिनेट करेगी पार्टी की टिकट मिलेगी। साथ ही में एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट द इलेक्शन हैज टू फाइल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अगर मेरे को इलेक्शन में हिस्सा लेना है, सबके पास आजादी है, सब ले सकते हैं हिस्सा, 25 साल से ऊपर होना जरूरी है। सबसे पहले नॉमिनेशन फॉर्म भरो और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट, थोड़ा सा अमाउंट है पैसे का, उसको भी भरना पड़ेगा। और साथ ही में एक लीगल डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, थोड़ी सी ना लीगैलिटी भी यहाँ पे आ जाती है बच्चों, कानूनी तौर पर आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, कुछ कुछ अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, कितनी एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज हैं आपके और आपके परिवार की, कितना पैसा आपके पास है, प्रॉपर्टी है, वो सारी डिटेल, और क्या कोई लोन चल रहा है, कोई लायबिलिटी है तो वो भी बतानी पड़ेगी। साथ ही में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी, तो ये सारी चीजें ना आपको लीगैलिटी में सब चीजों की डिटेल लिखकर देनी पड़ेगी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेट्स, लायबिलिटीज, क्रिमिनल केसेस, ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन लीगल टर्म्स में, आपको इसको देना पड़ेगा
कि कल को पीछे नहीं भाग सकते कि ये था वो था, नहीं। नेक्स्ट स्टेप आता है नॉमिनेशन फाइल करने के बाद आप तैयार हैं सारे कैंडिडेट्स की, हाँ हाँ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। पर इलेक्शन लड़ रहे हो तो एक दूसरे से ऐसे मुक्का थोड़ी मारना है एक दूसरे को। इलेक्शन लड़ने का मतलब है बच्चों आपको लोगों को कन्विंस करना है कि मुझे वोट दो, मैं बाकी सबसे बेहतर हूं। तो नेक्स्ट स्टेप इज इलेक्शन कैंपेन. So it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make better government, or what is a good policy. This is what happens during election campaigns. In our country, such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. Next step यही आता है कि अगर एक फ्री एंड ओपन डिस्कशन होना चाहिए कि बेहतर कौन है. जैसे मैं अगर वोटर हूं, मैं चाहूंगी कि मैं जब कॉन्स्टिट्युएंसी में अपने वोट देने जा रही हूं तो वहां पे जो जो अलग पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े हैं वो बताए कि मुझे उन्हें वोट क्यों देना चाहिए. तो एक फ्री ओपन डिस्कशन होना चाहिए कि बेहतर कौन है, कौन सी पार्टी एक बेहतर सरकार बनाएगी, क्या अच्छी पॉलिसीज वो देश के लोगों के लिए लेकर आएंगे, हमारे लिए लेकर आएंगे. यही सब होता है इलेक्शन कैंपेन के दौरान. तो आपने देखा होगा बच्चों ये वो समय होता है जब अलग अलग न्यूज चैनल्स पे आप देखते हो कि अलग अलग नेता जो है डिफरेंट जगहों पे जाके भाषण दे रहे होते हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं कि व्हाई द पीपल शुड वोट फॉर देम एंड नॉट फॉर एनीवन एल्स. ओके, हमारी कंट्री में ये कैंपेन्स होती हैं 2 हफ्तों के लिए. तो ना ये नहीं कि कैंपेन ही कैंपेन चलती रहेगी पूरे साल. लिमिटेड टाइम पीरियड है आपके पास कन्विंस करने के लिए जनता को. तो 2 हफ्ते का टाइम पीरियड मिलता है फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के आने से लेकर डेट ऑफ पोलिंग तक. तो जिस दिन लोगों को वोट देने जाना है उस दिन से पहले तक. और शुरुआत होती है इसकी जब फाइनल लिस्ट आ जाती है कैंडिडेट की, कि पता चल गया, रिवील हो गया कि ये कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं. उस लिस्ट आने के बाद से लेकर डेट ऑफ पोलिंग यानी कि जिस दिन आपको वोट, लोग जिस दिन वोट देने जाएंगे, तो इस बीच में जो 2 हफ्ते का टाइम पीरियड है उस 2 हफ्ते में आप जो करना है करो, लोगों को कन्विंस करो, भाषण दो. ठीक है, मारना पीटना नहीं है किसी को भी, वो वाली चीज नहीं करनी. भाषण देकर कन्विंस करना है, अपनी बात आगे रखनी है, बताना है हम क्या करेंगे, हमारी जो पार्टी है वो कैसी सरकार बनाएगी, क्यों हमारी पार्टी को चूज करो, क्यों हमारे कैंडिडेट को चूज करो, क्या पॉलिसीज हम लेकर आएंगे. ऑल ऑफ दैट डिस्कशन हैज टू टेक प्लेस. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स, पॉलिटिकल पार्टीज, मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स. दिस पीरियड इज व्हेन न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन न्यूज आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स. वही पूरे टाइम टीवी पे, आजकल तो मैं देखती हूँ बच्चों न्यूज चैनल्स पे कुछ भी नहीं चल रहा होता, बस डिबेट चल रही होती है. अलग अलग पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको ले लेंगे डिबेट पे और सब एक दूसरे से ऐसे लड़ेंगे, सुनाई ही नहीं देता है कौन बोल क्या रहा है, कौन किससे क्या बोल रहा है, बस लड़ रहे हैं. नहीं नहीं आप मेरी बात सुनिए, नहीं 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 मैं ये बोलना चाहता हूँ. बोल नहीं कोई पा रहा है, बस बोलना चाहते हैं सब. तो ये वही टाइम होता है कि कैंडिडेट्स अपने वोटर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्शन मीटिंग्स में जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने जितने समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, सबको इकट्ठा एकजुट मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं. तो इलेक्शन कैंपेन के चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे पार्टीज ने लोगों का ब्रेन वॉश करके, मजाक कर रही हूँ, ठीक है. तो बहुत सी पार्टीज बच्चों कभी बहुत अच्छी अच्छी इलेक्शन कैंपेन्स लेकर आई हैं इन द पास्ट, कि जहां पे उन्होंने वोटर्स का सपोर्ट जीता है, ब्रेन वॉश करके नहीं, कन्विंस करके. ठीक है, चलिए देखते हैं सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शन. सबसे पहले देखते हैं गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था. ठीक है, रिमूव पॉवर्टी किसने दिया था, ये दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पे. तो कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971. उस समय पर 1971 पे स्लोगन दिया इन्होंने. पार्टी प्रॉमिस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री. तो इस पार्टी ने उस इलेक्शन में ये दावा करा था कि हम लोग जब सरकार बनाएंगे तो हम लोग सारी पॉलिसीज को फिर से रीओरिएंट कर देंगे, मतलब उस डायरेक्शन में कर देंगे जहां पे हम गरीबी हटा सके. तो मेन फोकस हमारा गरीबी हटाने पे रहेगा देश से. तो गरीबों को खुश करने की कोशिश करी गई थी इलेक्शन जीतने के लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं सेव डेमोक्रेसी. सेव डेमोक्रेसी बच्चों, अच्छा इसी का उल्टा कांग्रेस पार्टी पे उल्टा वार करते हुए यहाँ पर सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन लेकर आती है हमारी जनता पार्टी, जो कि आगे चलकर फिर भारतीय जनता पार्टी में भी वो शामिल होती है. तो जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में लोकसभा इलेक्शन 1977 में सेव डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को बचाओ का स्लोगन लेकर आई थी. द पार्टी प्रॉमिस्ड टू अंडू द एक्सेसेस कमिटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रिस्टोर द सिविल लिबर्टीज. तो आपको पता नहीं, ये बात पता है कि नहीं, बट जब इंदिरा गांधी की सरकार आई थी बच्चों, इन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी देश में, जहां पे बहुत से लोगों के राइट्स उस टाइम पे ले लिए जाते हैं या फिर वैलिड नहीं होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने ये स्लोगन उसी के अपोज करके उसी को चलाया था
कि कांग्रेस पार्टी ने डेमोक्रेसी का तहस नहस करा है, तो इन्होंने स्लोगन लेकर आया सेव डेमोक्रेसी, कि हमें डेमोक्रेसी को बचाने की जरूरत है। और यही प्रॉमिस करा था कि जो भी गवर्नमेंट ने एक्सेसेस, जो भी चीजें करी हैं उस समय के दौरान इमरजेंसी में, उसको हम लोग अंडू कर देंगे। आप लोगों को पहले जैसा सिनेरियो वापस देखने को मिलेगा, एंड जो भी आपकी सिविल लिबर्टी, जो भी आजादी आपकी छीन ली गई है, उसको हम लोग वापस लेकर आएंगे। साथ ही में देखिए लेफ्ट फ्रंट, जो कि लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं, उन्होंने लैंड टू द टिलर का स्लोगन इस्तेमाल करा। लैंड टू द टिलर मतलब जो खेती कर रहा है उसी की जमीन होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 1977 में, तो ये थोड़ा स्टेट लेवल पे हो गया। साथ ही में प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, लोगों के इमोशन पे सीधा खेल रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु स्लोगन यूज्ड बाय एनटी रामा राव, द लीडर ऑफ तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस व्हिच वर हेल्ड इन 1983। तो इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट तेलुगु लोगों पर ही वो कर दिया कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए हम आ गए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इलेक्शन कैंपेन्स थी बच्चों, जिसके थ्रू हमारी अलग अलग पार्टीज ओवर द टाइम लोगों को कन्विंस करती हैं, लोगों से समर्थन जीतने की कोशिश करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट the campaigns to ensure that every political party and candidate gets a free and equal chance to compete according to the election law। अब यार कैंपेन में भी ना कुछ भी गलत हरकतें नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी नेसेसरी कि उनको भी रेगुलेट करा जाए, ढंग से कैंपेन हो, इसको मेक श्योर करा जाए। तो हमारे इलेक्शन का जो लॉ है ना, हमारे जो चुनाव का लॉ है वो ये बोलता है कि कोई भी पार्टी या कैंडिडेट दे कैन नॉट ब्राइब और थ्रेटन द वोटर्स। ना तो वो किसी को पैसा दे सकते हैं, लालच नहीं दे सकते, ना ही वो किसी को डरा धमका सकते हैं वोटर्स को वोट देने के लिए, या पैसा नहीं दे सकते वोट देने के लिए। ठीक है, ना ही कास्ट या रिलीजन के नाम पर उनको अपील कर सकते हैं। आप अपनी जाति और अपने धर्म को साइड में रखो। इलेक्शन के टाइम पे आप अपनी जाति और धर्म का इस्तेमाल करके लोगों से वोट नहीं मांग सकते। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, ना ही आप सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो, सरकारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी कैंपेन के लिए। ठीक है, उसके लिए खुद पैसा खर्चो, आपको सरकार का पैसा इस्तेमाल आपको नहीं करने देंगे। साथ ही में स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा और ₹10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। इफ दे डू सो, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected। साथ ही में एक पाबंदी लगाई है कि अगर आप किसी लोकसभा के इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, 25 लाख से ज्यादा आप उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं खर्च सकते हो। ठीक है, और अगर किसी असेंबली इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन में है, तो 10 लाख रुपए से ज्यादा आप नहीं खर्च सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप इलेक्ट हो भी गए हो, उसके बावजूद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है कोर्ट द्वारा, अगर ऐसा पता चलता है कि इतने से ज्यादा पैसा आपने यूज करा है। क्योंकि बच्चों कभी कभी जो पार्टी जिनके पास ज्यादा पैसा है वो बहुत पैसा खर्च कर इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसी मनी पावर को रिड्यूस करने के लिए ये डिसीजन लिया गया। सो ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हर किसी ने बोला है कि ठीक है, हम इस कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू ही अपनी इलेक्शन कैंपेन को कंडक्ट करेंगे। इसके हिसाब से नो पार्टी कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट का भी आप यूज नहीं कर सकते, या फिर ऑफिशियल्स जो है गवर्नमेंट के, उनका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स of any projects, taking any big policy decisions or make any promises of providing public facilities। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से आपको चलना है। आप किसी पूजनीय स्थल का उपयोग नहीं कर सकते अपने प्रोपोगेंडा को फैलाने के लिए। ठीक है, धर्म का, धर्म के नाम, पूजा, मंदिर, ये सब नहीं यूज कर सकते आप। साथ ही में सरकारी व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ऑफिशियल्स का भी यूज नहीं कर सकते। एंड एक बारी इलेक्शन को अनाउंस कर दिया गया है, आप ये नहीं बोलोगे, फाउंडेशन स्टोन किसी प्रोजेक्ट का नहीं रखोगे, कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन या बड़े बड़े प्रोमिसेस आप पब्लिक फैसिलिटीज का नहीं कर सकते। कल को आप ये नहीं बोलोगे कि ये वाला मैं ब्रिज बनाऊंगा, अभी आप आए भी नहीं हो पावर में। ठीक है, तो आप पहले से ही ये सारे फाउंडेशन स्टोन्स नहीं ले कर सकते कि कल को मैं सरकारी पैसे का ये करूंगा, नहीं, अभी नहीं। ठीक है, अभी आप वादे कर सकते हो थोड़े बहुत, बट ये नहीं आप बता सकते कि सरकारी पैसे का इतना हिस्सा मैं इस चीज में लगा दूंगा, या देखना ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। नहीं, यू कैन नॉट डू दैट once the elections are announced। okay, now अब जो है बच्चों, हम यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा यहाँ पर, सो ये वाली हमने लास्ट चीज देखी थी, इलेक्शन कैंपेन है, और फिर पोलिंग पे हम लोग आ गए थे। ठीक है, तो इलेक्शन कैंपेन के बाद अगर मैं बात करूं, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट भी हो गया। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के बाद हमने इलेक्शन कैंपेन को भी देख लिया, और लास्ट चीज होती है पोलिंग एंड द काउंटिंग ऑफ वोट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक ओके
देखिए पोलिंग एंड द काउंटिंग ऑफ वोट्स की भी बात करते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा नहीं है हम। ठीक है, देखते हैं क्या बात हो रही है। देखो फाइनल स्टेज किसी भी इलेक्शन का होता है पोलिंग एंड द काउंटिंग ऑफ वोट्स। सबसे पहले हमने क्या करा था, वी हैड ड्रॉन कॉन्स्टिट्युएंसीज। कॉन्स्टिट्युएंसी ड्रॉ करने के बाद हम लोग गए थे नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, कॉन्स्टिट्युएंसी ड्रॉ करने के बाद वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर करा गया था। वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर करने के बाद नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, है ना। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो फिर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद में क्या होगा बच्चों, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स के बाद में जब कैंडिडेट की एक बार पूरी लिस्ट आ जाए तो फिर चालू होती है आपकी इलेक्शन कैंपेन। ठीक है, इलेक्शन कैंपेन चालू होगी, जहां पर सारे लीडर्स जो हैं वो कन्विंस करेंगे कि हमारी जो पार्टी है वो ज्यादा बेहतर क्यों है, हमें वोट क्यों देना है। और फिर आएगा हमारा पोलिंग एंड द काउंटिंग ऑफ वोट्स। क्या आएगा फिर आएगा आपका पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। ये लास्ट स्टेप है। अब जो है पूरे कैंपेन में आपने लोगों को कन्विंस होपफुली कर लिया है कि आप लोगों द्वारा ही सरकार बननी चाहिए, आप ही को चुना जाए। और फिर बच्चों वो दिन आएगा, अंतिम दिन, जब लोग जाएंगे, जब लोगों ने अपना फैसला ले लिया होगा, वो पोलिंग बूथ पे जाएंगे और अपने वोट को कास्ट करेंगे। तो फाइनल स्टेज तभी होता है जब वोटर्स जो है अपना पोल देते हैं। यूजुअली इसको इलेक्शन डे बोला जाता है, वोटर्स लिस्ट आती है। ठीक है, तो हर कोई अपना वोट कास्ट करने जाता है, पोलिंग बूथ असाइन करे जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले हम देखते एक बैलेट पेपर आ जाता था। पहले के टाइम पे बैलेट पेपर होता था। ठीक है, इस बैलेट पेपर एक शीट ऑफ पेपर होता था जहां पे जितने भी कैंडिडेट्स जो कि कंटेस्ट कर रहे होते थे इलेक्शंस का, उनका पार्टी, उनका नाम और उनका पार्टी नेम लिखा जाता था और सिंबल्स भी लिस्ट करे जाते थे। बट आज के टाइम पर हम सभी को पता है कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल करा जाता है वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, इन पार्ट मतलब इन मशीन्स में, अगर आप लोगों ने तो अभी वोट दिया नहीं होगा, लेकिन अगर आप कभी अपने मम्मी पापा के साथ गए हैं तो आपने देखा होगा कि पार्टी का सिंबल होता है और उसके साथ में एक बटन होता है। ठीक है, तो पार्टी सिंबल है, कैंडिडेट का नाम है और बटन है। आपको बस जिस कैंडिडेट को वोट देना है उसके सिंबल के साथ में जो बटन है उसको बस दबाना होता है और आपका वोट रिकॉर्ड हो जाता है। एक ही वोट रिकॉर्ड होता है क्योंकि हर इंसान का एक ही वोट है। पोलिंग जब खत्म हो जाती है, ईवीएम को सील कर दिया जाता है और एक सिक्योर प्लेस में लिया जाता है। पूरा मतलब पुलिस वगैरह लेकर जाती है उस ईवीएम को बिल्कुल सील करके, ताकि उससे कोई छेड़खानी ना हो। थोड़े दिन बाद एक फिक्स डेट पर इन ईवीएम्स को खोला जाएगा बच्चों, इनका सील वगैरह ओपन करा जाएगा और फिर जिस दिन काउंटिंग डे होता है फिर इनमें जो 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 वोट आए हैं उसको काउंट करा जाएगा और अल्टीमेटली जिस भी व्यक्ति को सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं, वो आता है ना रेस, रुझान हमने कर लिया, अभी वोट हो रहा है, रेस में जो आगे चल रहा है फिर वो दिखाते हैं दिस इज अहेड, दिस इज ऐसे। तो वो वाला आएगा और जिसके पास हाईएस्ट वोट्स आएंगे किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी से, राउंड्स ऑफ वो कैलकुलेशन होता है, एक बारी, दो बारी, तीन बारी। ठीक है, वो सब फिर कैलकुलेट होगा और सेम टाइम पे, सेम डे पे टेलीविजन चैनल, रेडियो, न्यूज़पेपर्स इस इवेंट को रिपोर्ट करेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि हु हैज वन द इलेक्शन। सो दैट इज लाइक द लास्ट थिंग दैट एक्चुअली हैपेंस। ओके, तो पूरा पूरा प्रोसेस है आपका, ये पूरा आपका इलेक्शन का प्रोसेस है। दिस इज द इंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, अब जरा चलते हैं थोड़ी सी और बात करने के लिए, और थोड़ी सी वो बात है कि इंडिया के इलेक्शंस को कौन सी चीज डेमोक्रेटिक बनाती है। देखो बहुत सी चीजें बच्चों गलत होती हैं इलेक्शंस के अंदर, जैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस, कभी कभी इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स। वोटर्स लिस्ट के अंदर कभी कभी गलत नाम डाल दिए जाते हैं, गड़बड़ी करी जाती है। क्यों गड़बड़ी करी जाएगी कि लोग आकर एक्स्ट्रा किसी पार्टी को, एक पार्टी करवा रही है कि अरे लोग आकर उसको वोट दे जाएं, गलत गलत नाम से ऐसे नाम डलवा दिए जाएंगे फेक, और कभी कभी जेन्युइन नेम्स ही हटा दिए जाते हैं वोटर्स लिस्ट से, तो ये बहुत बड़ी गलती है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज और ऑफिशियल्स का मिसयूज करना रूलिंग पार्टी द्वारा, जो पार्टी पावर में है वो ये कोशिश करती है कि मैं सरकारी ऑफिशियल्स या फिर सरकारी फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर लूं इलेक्शन जीतने के लिए फिर से। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज, पैसे का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, बाकियों के पास है नहीं, तुम करे जा रहे हो जिनके पास है। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, वोटर्स को इंटिमिडेट करना, डराना, धमकाना या पैसा देना उनको वोट देने के लिए किसी स्पेसिफिक पार्टी या कैंडिडेट को, या फिर
रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, जिस दिन वोट देने जाना है उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है ताकि उस पोलिंग बूथ में या वोटिंग मशीन में कुछ दिक्कत आए, या उसमें जो है कुछ गलत कर देना है, वोट डलवा देना है गलत तरीके से, वो सब चीजें। नाउ इंडिया में बच्चों इस वजह से इन सभी अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचने के लिए हम लोग लेकर आए हैं एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के कंट्रोल में नहीं आती और जो इलेक्शंस को कंडक्ट करती है। तो देखिए, इंडिया के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करे जाते हैं हमारी एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल इलेक्शन कमीशन द्वारा। इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉयज। तो जैसे हमारी जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, उसके पास जिस तरीके की इंडिपेंडेंस है, उसी सेम तरीके की इंडिपेंडेंस हमारी इलेक्शन कमीशन के पास भी होती है। देखो, यहाँ पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ही इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। ऑल्दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि लीडर है इलेक्शन कमीशन के, उनको अपॉइंट करा जा रहा है प्रेसिडेंट द्वारा, लेकिन जब एक बारी वो अपॉइंट हो गए हैं, उसके बाद ये नहीं है कि उन्हें प्रेसिडेंट की सुननी है या किसी की सुननी है। नो, ही इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। ना तो वो सरकार की तरफ जवाबदेही है, ना ही वो प्रेसिडेंट की तरफ कोई जवाबदेही है। Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the chief election commissioner. तो यहाँ पे वही बात है कि अगर रूलिंग पार्टी कल को कह रही है अरे कमिश्नर को हटाओ, ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, तो हमारे हक में काम ही नहीं कर रहा है, जो भी है, तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो उस कमिश्नर को हटा सके। ठीक है, इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजंस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट टू द डिक्लेरेशन। तो हर एक एस्पेक्ट जो इलेक्शन का होता है, इलेक्शन के कंडक्ट करना, इलेक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है, जब से इलेक्शंस अनाउंस होते हैं टिल द टाइम रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, हर एक चीज इलेक्शन कमीशन द्वारा की जाती है, उसकी निगरानी में की जाती है। इलेक्शन कमीशन एक कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करते हैं और कोई भी कैंडिडेट या पार्टी जो कि इस कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाती है या उसको वायलेट करती है, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। So during the election period, the election commission can order the government to follow some guidelines to prevent misuse of governmental powers, to enhance its chances to win elections, or to transfer some government officials. When on election duty, government officers work under the control of the election commission and not the government. अब बच्चों देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इलेक्शन पीरियड के दौरान इलेक्शन कमीशन सरकार को ये ऑर्डर दे सकती है कि आप कुछ गाइडलाइंस का पालन कीजिए। ठीक है, prevent use and misuse of governmental power to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials. तो ऑब्वियसली बच्चों इलेक्शन कमीशन को ये देखना पड़ता है कि जो पार्टी है, जिसकी सरकार है, वो किसी भी तरीके से सरकारी पावर का इस्तेमाल ना करे इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शंस। तो उसको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए देती है इलेक्शन कमीशन, ताकि वो गवर्नमेंट पावर को गलत तरीके से यूज ना करे या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रांसफर ना करे अपने फायदे के लिए, तो रोकती है। प्लस इलेक्शन ड्यूटी पे जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर जो काम भी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो गवर्नमेंट के तहत नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के तहत काम कर रहे होते हैं। दैट टाइम दे आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट बट अंडर द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन ऑफिशियल्स जो है come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they can order a repoll. अगर ऐसा होता है कि कहीं पे वोट वगैरह होने के बाद, पोलिंग होने के बाद ये खबरें आती हैं कि यहाँ पे किसी गलत तरीके का या मिसयूज हुआ है या रिगिंग हुई है, तो उस टाइम पर इलेक्शन कमीशन के पास ये भी पावर है कि वो जो है बच्चों, अगर उनको लगता है कि फ्री फेयर तरीके से नहीं हुआ है किसी बूथ में इलेक्शन, तो वहां पर या तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या फिर वो स्पेसिफिक बूथ में भी रीपोलिंग का, फिर से पोलिंग का ऑर्डर दे सकते हैं, फिर से पोलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द इलेक्शन कमीशन डज बट दे स्टिल हैव टू ओबे। तो बहुत बारी रूलिंग पार्टी को पसंद नहीं आता कि ये क्या कर रही है इलेक्शन कमीशन, हमारे खिलाफ कैसे जा सकती है, बट स्टिल बच्चों उन्हें जो है उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, बिकॉज उनकी आवाज नहीं उठेगी इलेक्शन कमीशन के आगे, बिकॉज इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन को लेकर तो सारी पावर्स हैं। बाकी मामलों में होगी आपके पास पावर, लेकिन इलेक्शन को लेकर तो सारी पावर इलेक्शन कमीशन के पास ही है, चाहे आपको पसंद आए चाहे ना पसंद आए। ओके, नाउ यहाँ पे वही बात आती है बच्चों पॉपुलर पार्टिसिपेशन की। तो हमारी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है और इसके बाद बात आती है पॉपुलर पार्टिसिपेशन की। देखिए, इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन इट। ऑब्वियसली बच्चों, अगर इलेक्शन प्रोसेस लोगों को गलत लगेगा, अगर उन्हें लगेगा कि यार हम वोट तो करने जा रहे हैं बट रिजल्ट तो कुछ और ही आ रहा है, हमारी तो चीजें सुनी नहीं जा रही, या फिर कुछ गड़बड़ हो रही है, रिगिंग हो रही है, तो लोग वोट ही नहीं देने जाएंगे ना, लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा उस चीज से। बट हमारा देश ऐसा है जहां पर लोग भारी मात्रा में एक्चुअली वोट देने जाते हैं सालों साल, मतलब जब भी इलेक्शन होता है, सालों साल तो नहीं, जब भी इलेक्शन होता है वोट देने जाते हैं। लोगों का पार्टिसिपेशन ही एक तरीके से एक सबूत है कि लोगों का भरोसा है इस इलेक्शन प्रोसेस में।
पीपल्स पार्टिसिपेशन यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर टर्नआउट फिगर. वोटर टर्नआउट फिगर होती है जितने वोटर्स वोट देने आ रहे हैं. Turnout indicates the percent of eligible voters who actually cast their vote. Over the last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined, but in India, the turnout has either remained stable or has actually gone up. तो बच्चों हमें ना देखो देखो पता चल रहा है कि पिछले 50 साल में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में वोटर टर्नआउट जो है कि जितने लोग वोट देने आ रहे थे वो कम होता जा रहा है, परसेंटेज कम होती जा रही है. बट इंडिया में एक्चुअली या तो वो स्टेबल रहता है कि सपोज 50% है तो 50% ही रहेगा, या तो स्टेबल है, कंटिन्यूअस है, या फिर बढ़ता ही है, या फिर ओवर द इयर्स इट हैज गॉन अप ओनली. In India, the poor, illiterate, underprivileged people vote in large proportion as compared to the rich and privileged sections. This is in contrast to the Western democracies. तो इंडिया में जो गरीब हैं, अनपढ़ लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है, वो बहुत ज्यादा नंबर्स में वोट देने जाते हैं बच्चों. बिकॉज इन लोगों को लगता है कि शायद सरकार के आने से या कुछ लीडर्स के आने से हमारी दशा बदल सकती है, या फिर अगर हम इन लीडर्स को चूज करेंगे तो ये लीडर्स कल को हमारे लिए कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेकर आएंगे जिससे हमारी हालत में सुधार आएगा. दैट इज वाई पुअर, इलिटरेट, अंडर प्रिविलेज लोग सबसे ज्यादा वोट देने जाते हैं. बिकॉज वही होता है ना, कुछ लोग जब बोलते हैं ना कि आई एम वेरी ए पॉलिटिकल, मुझे तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बात नहीं करता, दैट मीन्स दे आर प्रिविलेज्ड. अगर आप प्रिविलेज्ड हो, आपके पास सब कुछ है, तो आपको लगता है ना कि हाँ क्या ही सरकार है, क्या ही कर रही है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है इस चीज से. दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम. मतलब कि बच्चों जिनको फर्क पड़ता है ना वो वोट देने जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इसी से ही मेरी स्थिति बदल सकती है या इंप्रूव हो सकती है. ठीक है. Now, common people in India attach a lot of importance to elections. They feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies, programs that are favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. तो जो आम आदमी है, आम आदमी भारत देश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है इलेक्शंस को, चुनाव को, क्योंकि उन्हें लगता है कि इलेक्शंस के थ्रू ही हम लोग अपने लीडर्स को चूज कर सकते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज जब पावर में आएगी उनको प्रेशराइज कर सकते हैं कि वो हमारे लिए पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बनाए जो हमें फेवर दें, जो हमारे लिए कुछ बेहतरी करें. एंड उनको ये भी लगता है कि उनका वोट मैटर करता है. दैट इज वाई दे गो एंड वोट. दे वोट फॉर अ चेंज. ठीक है. उन्हें लगता है कि जैसे चीजें चल रही हैं शायद चीजें बेहतर होंगी, तभी हमें वोट करने जाना चाहिए. और आई थिंक ये सबकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए. वाई ओनली दी कॉमन पीपल एंड वाई ओनली दी अंडर प्रिविलेज पीपल थिंक दैट वे? एवरीवन शुड थिंक दैट वे. Interest of voters in election-related activities has been increasing. During the 2004 election, more than one-third voters took part in the campaign-related activities. More than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party, and 1 out of every 7 voters is a member of a political party. तो हमारे देश में इंटरेस्ट जो है इलेक्शंस को लेकर, वोटिंग को लेकर, वो बढ़ता चला जा रहा है और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. 2004 के चुनाव में 1/3 वोटर्स जो थे उन्होंने कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज में हिस्सा लिया. हाँ, आधे से ज्यादा वोटर्स अपने आप को किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं या सपोर्ट करते हैं. साथ ही में 1 out of every 7th person in India is a part of some political party. So that actually means कि हमारे देश में काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट जो है, पॉपुलर सपोर्ट जो है इलेक्शंस में, वो देखने को मिलता है. साथ ही बच्चों एक बहुत बढ़िया चीज है कि जो भी आउटकम आए, चाहे मैंने कांग्रेस को वोट दिया था, जीत बीजेपी गई, स्टिल एवरीवन एक्सेप्ट्स द आउटकम विद अ स्माइलिंग फेस. ऑल्दो 1-2 दिन के लिए थोड़ा बुरा लगता होगा, बट एवरीवन एक्सेप्ट्स इट, क्योंकि सबको ये पता है कि एक फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन हुए हैं, सबने अपना बेस्ट दिया है. ठीक है, जो जीता है उससे जनता का मत दिखता है, बट कोई उसे रिजेक्ट नहीं करता. सो आउटकम speaks for itself. Ruling parties routinely lose in India, both at national state level. In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 15 years, the ruling party has lost. तो यार इस आउटकम से ही आपको समझ में आ रहा है कि बहुत बारी जो पार्टी, रूलिंग पार्टी है, जिसके पास सत्ता है, वो हारती है. दैट मीन्स कि कोई गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी हार रहे हैं ना. ऐसा तो नहीं है कि कोई परमानेंट विनर होके जीते जा रहा है. नो, दैट इज नॉट हैपनिंग. दे आर ऑल्सो लूजिंग. जब वो लोगों का सपोर्ट लूज करेगी तो वो हारेगी, कोई नई पार्टी आएगी, नए लोग आएंगे. यूएस में इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रियरली लूज. इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएस लूज. तो यूएस और इंडिया को कंपेयर करें तो यूएस में रेयरली ऐसा होता है कि एक बारी जिसके पास पावर आ गई, जो सिटिंग एमपी मतलब जो पार्लियामेंट के लोग हैं, वो बहुत रेयरली हारते हैं इलेक्शन. बट इंडिया में बहुत लोग हारते रहते हैं, नए आते रहते हैं, जीतते रहते हैं. तो वाली चीज होती है. एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली टेल्स अस कि इंडिया में एक सही तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, बिकॉज पीपल आर लूजिंग, न्यू पीपल आर विनिंग. Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes, those with criminal connections, often lose the elections.
और बहुत से लोग जो ज्यादा पैसा और क्रिमिनल कनेक्शंस का यूज करते हैं वो भी हार जाते हैं इलेक्शंस में। तो इससे भी पता चलता है कि फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहा है। Plus, barring very few disputed elections, electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. तो बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि इलेक्शन का वर्डिक्ट लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि कुछ रिगिंग हुई होगी तो फिर उसको फिर से कंडक्ट करा होगा जो भी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी इलेक्शन का आउटकम आता है वो डिफीटेड पार्टीज भी एक्सेप्ट करती है, जो हार गए हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इट इज द पीपल्स ओपिनियन। ओके, लड़ते नहीं है। अब party that wins an elections forms a government does so because people have chosen it over its rivals। जो पार्टी जीती है इलेक्शन में, जिसने सरकार बनाई है, उसने इसलिए बनाई है क्योंकि लोगों ने उसको चूज करा है over the others। This may not be true for every constituency. A few candidates may win purely on the basis of money, power, and unfair, but the overall verdict of a general election still reflects popular preference। ये बच्चों भी challenges की नहीं, वही बात हो रही है popular support की। तो वही बात है कि ओवरऑल अगर आप देखो कि चलो कुछ कुछ जगह पे हो सकता है कि अनफेयर तरीके से या फिर मनी पावर का यूज करके कोई जीत भी गया हो, बट जो ओवरऑल देश में आपको जो स्थिति दिखेगी वो वही होगी जो कि लोगों ने चुना है। ठीक है, देश में जो चीज दिखेगी वो वही है जो कि पॉपुलर सपोर्ट से दिख रही है। ठीक है, अब बात आती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कैंडिडेट्स पार्टीज विद लॉट ऑफ मनी, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मसल एंड मनी पावर का, क्रिमिनल कनेक्शंस के साथ या फिर पैसे के साथ में लोग जीत रहे हैं इलेक्शंस को। ठीक है, candidates parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independent candidates। तो वही बात है कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि पैसे के साथ आप जीत ही जाओगे इलेक्शन में, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज तो है उन लोगों के ऊपर जिन पार्टीज के पास पैसा नहीं है, या फिर जो छोटी पार्टीज है, नई पार्टीज हैं, या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनके ऊपर तो आपके पास एक एज है उस पैसे की वजह से, which is unfair। दूसरी चीज है, इन some parts of the country candidates with criminal connections have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties। बहुत बारी बच्चों पार्टीज क्रिमिनल कनेक्शंस वाले जो कैंडिडेट होते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उन्हें टिकट दे देती है ओवर द अदर कैंडिडेट्स, बिकॉज वही डरा धमका के वो ले लेते हैं टिकट, वो वाली चीज होती है। नेक्स्ट चीज है, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत बारी नेपोटिज्म भी देखा जाता है, जहाँ पे कुछ ही फैमिलीज का डोमिनेंस देखा जाता है, टिकट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। तो वही नेपोटिज्म है कि आप ही की फैमिली में आप आगे पावर पास करते जा रहे हो या फिर उन्हीं को टिकट दे रहे हो जो आपके परिवार के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, विच इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग, क्योंकि इससे आउटसाइडर्स जो है, जिनके पास शायद असली टैलेंट है और मौका जिनको चाहिए, उनको मौका मिल नहीं रहा। Next is a very often elections offer little choice to ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practice। कभी कभी बहुत सारी पार्टीज एक ही जैसी दिख रही हैं, वो सेम ही बातें कर रही है, सेम ही आइडियोलॉजी है उनकी, तो इसलिए लोग चूज करने भी जाए तो उन्हें लगे अरे सब तो सेम ही है, अब हम क्या है, किसको ही चूज करें। तो एक रियल चॉइस जो है वोटर्स को मिल नहीं रही, बिकॉज पार्टीज आर बिकमिंग वेरी सिमिलर इन देयर आइडियोलॉजीज। उनकी जो विचारधारा है पार्टीज की वो बहुत सेम सी दिख रही है। Smaller parties, independent candidates suffer a huge disadvantage compared to the bigger parties, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, पॉपुलैरिटी नहीं होती, तो ये बेचारे खड़े तो हो जाएंगे इलेक्शन में लेकिन जीत नहीं पाते, है ना, वो वाली दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी दिक्कत थी बच्चों, हमने जो है यहाँ पर देख लिया है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, पॉलिटिक्स है, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, पूरे प्रोसीजर को जाना, इलेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है इस चीज की भी बात करी, और इंडिया के इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक क्यों हैं उसके पीछे भी मैंने आपको रीजंस बताए हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का होना, पॉपुलर पार्टिसिपेशन का दिखना, तो ये सारी चीजें हैं जो कि इंडियन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है। लेकिन उसके लिए भी कुछ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस से तो देखो डील हमें करना ही पड़ेगा विद टाइम, ओवर टाइम, राइट। तो वो चैलेंजेस डील करते 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 एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि हम उनको ओवरकम कर जाएंगे। बट आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास विद ब्रांड न्यू चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।